अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू गूगल्स लाइसियम। और आप सब लोग जो आज डेमो क्लास लेने लगे, इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज मिली थी जब मैंने लास्ट डेमो क्लास रखी थी 3-4 दिन पहले। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई हैं फिर दोबारा कि पीपीएससी क्या है, इसमें क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं एक डेमो क्लास रखता हूँ आज, ताकि जिन लोगों को अभी भी इशू आ रहा है पीपीएससी के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें नहीं आइडिया होता कि उनके पास जो डिग्री है उस डिग्री की बेस पे वो किस किस में अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह की गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, और उनकी क्या वो अपनी फील्ड से बाहर भी अप्लाई कर सकती है, नहीं कर सकते। यानी स्टूडेंट्स मुझसे जब कॉन्टैक्ट करते हैं तो उनकी अगर डिग्री ज़ूलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, तो उन्हें सिर्फ इतना ही आइडिया होता है कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी, इंग्लिश, ये जो हमने डिग्रीज़ कर ली हैं, इनके साथ हम सिर्फ अपनी फ़ील्ड के अंदर रह सकते हैं। और अपनी फ़ील्ड से बाहर, यानी टीचिंग में ज़्यादा हमारा है, टीचिंग के बाहर बाहर हमारा कोई स्कोप नहीं है। इसी तरह जो एग्रेरियंस हैं, उनका भी यही इशू है कि उन्हें भी यही लगता है कि एग्रीकल्चर से बाहर जो है उनका कोई स्कोप नहीं है, और एग्रीकल्चर से बाहर उन्हें कोई रखेगा नहीं, उनकी कोई जॉब नहीं आती, कोई फील्ड नहीं बनती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो मैं आपको सारा समझाऊंगा भी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, और कौन सी जनरल सीट्स हैं, कौन सी प्रोफेशनल सीट्स हैं। तो वो आज के सेशन में मैं सारे का सारा इन्हीं चीज़ों के बारे में गाइड करूँगा, क्योंकि लास्ट 7 मंथ्स में मेरे पास तकरीबन कोई 850 स्टूडेंट किसी ना किसी बैच के अंदर, डिफरेंट बैचेस के अंदर इनरोल हुआ है। और उनमें से जो कॉमन क्वेश्चंस थे वो यही मैंने फील किए कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि उनकी अपनी डिग्री के बाहर क्या स्कोप है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ भी गाइड नहीं करती स्टूडेंट्स को कि क्या वो आया अपनी फील्ड के बाहर भी कहीं अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो बिल्कुल भी, ठीक है, कुछ भी नहीं होता गाइडेंस का स्टूडेंट्स के लिए। ना उनकी कोई करियर काउंसलिंग होती है, और ना ही यहाँ पे कोई और हिसाब किताब होता है। तो स्टूडेंट्स को उनके ऊपर ही छोड़ा जाता है कि वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो जो कर सकते हैं डिग्री के बाद कर लें। तो स्टूडेंट्स को जो है अपनी मदद आपके तहत जो है वो छोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ गूगल जैसिन का। तो 2020 से 31 जुलाई 2020 से गूगल लाइसिम जो है वो अपना काम कर रही है, और एक बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी के अंदर एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स को एक गाइडलाइन मिल जाए, कि उनकी रूटीन बन जाए। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरा नाम उसामा रियाज़ है। मैं फाउंडर और सीईओ हूँ गूगल लाइसिम का, मेंबर हूँ रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम का। और जो मेरी बेसिक एजुकेशन की बात की जाए, तो जो मेरी एक रेगुलर डिग्री है वो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, मेजर हॉर्टिकल्चर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, 2019 में मैंने डिग्री की थी। इसके अलावा मैंने डिग्री तो नहीं, कोर्सेज थे जो यूनाइटेड नेशंस की एक स्कॉलरशिप अवेल करने के बाद मैंने किए थे अज़रबैजान के 2 इंस्टीट्यूट से। एक एकेडमी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और एक एग्रीकल्चर में किया था मैंने एफएओ की स्कॉलरशिप पे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएन की, उसकी स्कॉलरशिप पे। तो इसके अंदर बेसिकली मुझे क्या फ़ायदा हुआ इसका, मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे जो यूनाइटेड नेशंस की जो नए प्रोग्राम्स हैं, स्पेशली सेंट्रल एशिया और कोकैकस के अंदर, उनके साथ उन्हें सीखने का मौका मिला, और काफ़ी नई चीज़ें थी। तो इसके अलावा मैं अज़रबैजान की जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आसान खिदमत मरकज़, उनके साथ इंडोर एयर पोल्यूशन के ऊपर काम करता हूँ। और पाकिस्तान के अंदर भी मैं 2019 के अंदर डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इंडोर एयर पोल्यूशन के ऊपर लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूँ। और जहाँ तक बात रही मेरी जनरल नॉलेज की या पीपीएससी वन पेपर के एक्सपीरियंस की, तो जनरल नॉलेज का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो लास्ट 13 ईयर्स का है। 2008 से मैं जनरल नॉलेज के साथ एसोसिएटेड हूँ। यानी 6 क्लास में मैंने पहला क्विज़ कंपटीशन विन किया था। उसके बाद मैं
थ्रू आउट द स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रोविंशियल लेवल, नेशनल लेवल के क्विज कंपटीशंस विन किए हैं, डिबेटिंग कंपटीशन मैंने विन किए हैं। और वन पेपर का जो मेरा एक्सपीरियंस है, 2019 में मैंने एक वन पेपर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा क्लियर था, लेकिन इशू ये हुआ कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर हुआ, डिस्क्रिप्टिव क्लियर हुआ, उसके बाद जो अगला फेज़ था उसका उन्होंने वो कैंसिल करके वो सारी की सारी सीट्स जो हैं वो दोबारा दे दी हैं। ये भी आपने देखा होगा कि फरवरी के अंदर वही सीट्स जो थी वो दोबारा आ गई। तो ये था मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। और मेरी एकेडमी का जो इंट्रोडक्शन है वो यही है कि अभी तक मेरे 30 प्लस स्टूडेंट्स का टेस्ट क्लियर हो चुका है। वो 31 है, 32 है, 33 हैं, ये तो मुझे कंफर्म नहीं याद, मतलब 31 32 के राउंड अबाउट ही हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बताते भी नहीं हैं कि उनका टेस्ट क्लियर हुआ। और कराची से लेके गिलगित तक मेरे पास स्टूडेंट्स होते हैं, और सिंध, पंजाब, केपी, इवन के लास्ट बैच में गिलगित से भी एक स्टूडेंट थी, और पूरे पाकिस्तान से ही स्टूडेंट्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा वन पेपर के अलावा सीएसएस के स्टूडेंट्स को भी मैं पढ़ाता हूँ। तो अब बात करते हैं जी पीपीएससी की, जो एक मेन क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का, कि जो स्टूडेंट्स को नहीं पता चल रहा होता कि क्या वो अपनी डिग्री के अलावा भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या टीचिंग के अलावा भी, स्पेशली जो फीमेल होती हैं, क्योंकि मेरे पास 90 80 टू 90% फीमेल्स ही मेरी स्टूडेंट्स होती हैं। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी ठीक है। तो फ़रा सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अभी मैसेज आया था कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही। तो पीपीएससी का मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी डिग्री जो है वो मैटर नहीं करती। वो क्यों नहीं मैटर करती? अच्छा, सबको मेरी क्लियर वॉइस आ रही है? कुछ लोगों को इशू है, तो इट मीन्स कि उनके अपने इंटरनेट का इशू है। अगर मेरी आवाज़ एक बंदे को भी क्लियर आती है तो इट मीन्स कि मेरी तरफ से इशू नहीं है। ठीक है। तो अगर मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही तो इट मीन्स के आपकी तरफ इंटरनेट का इशू होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने जो मुझे मैसेजेस किए हैं उन्होंने मुझे यही कहा कि वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो जो मैंने मैसेज देखे हैं वो यही है कि वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है, तो इट मीन्स के आपकी साइड पे इंटरनेट का इशू है। अच्छा, अब आप लोगों ने डिफरेंट डिग्रीज की होंगी, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, एग्रीकल्चर में, बॉटनी में, साइकोलॉजी में। ठीक है, डिफरेंट डिग्रीज की होंगी आपने। अब जो आपने डिफरेंट डिग्रीज की हैं, आप लोगों के माइंड में एक ही चीज़ होती है कि सबसे पहली चीज़, और होनी भी चाहिए, कि मेरी डिग्री रेलिवेंट कौन सी जॉब है। और फीमेल्स, मैं आपको जिस तरह पहले बता रहा था, 80 to 90% मेरे पास होती फीमेल्स हैं। अभी भी जो रजिस्ट्रेशन हुई हैं, ये जो मेरा 19 अप्रैल से बैच स्टार्ट होने लगा, इसमें जो रजिस्ट्रेशन हुई हैं इसमें तकरीबन 40 के अराउंड अबाउट फीमेल्स हैं, और 20 के अराउंड अबाउट, या 20 से एक ज़्यादा हो गई हैं, 2-3 कम होंगे। और अभी एग्जैक्ट नहीं मैं बता सकता, अराउंड अबाउट जो है वो ग्रुप देख के बताना पड़ेगा। तो अभी भी जो डिफरेंस है वो फीमेल ज़्यादा है, यानी डबल है। 66% अभी भी फीमेल्स ही हैं ज़्यादा इस बैच में भी। तो फीमेल्स का स्पेशली होता है कि हम क्या टीचिंग के अलावा भी किसी और में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और किस किस तरह का सारा होता है। तो पीपीएससी का पहले मैं आपको क्लियर करता चलूँ, पीपीएससी क्या चीज़ है। पीपीएससी स्टैंड्स फॉर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। जिस तरह एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो अपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बंदे भर्ती करने के लिए, रिक्रूट करने के लिए, इंडक्शन करने के लिए काम करता है। ठीक है। उसी तरह ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, उन्होंने अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर लोगों को हायर करना है, इंडक्ट करना है, रिक्रूट करना है। तो उसके लिए उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, एक तरीकाकार बनाना होगा, कोई टेस्ट वगैरह लेना होगा, कोई मेरिट का सिस्टम रखना होगा। तो इसलिए एक इदारा बनाया गया है। ठीक है। प्रोविंशियल लेवल पे इसे कहते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल लेवल पे इसे कहते हैं, वो अलहदा इदारा है, फेडरल लेवल पे वो सेपरेट इदारा है, उसे कहते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। अभी जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये दो तरह की सीट्स के ऊपर एग्जाम्स लेती है।
एक होती है प्रोफेशनल सीट और एक होती है जनरल सीट। प्रोफेशनल सीट वो सीट होती है जो कि एक स्पेसिफिक डिग्री रेलिवेंट होती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक डिग्री रेलिवेंट होती है। प्रोफेशनल सीट एक स्पेसिफिक, एक मिनट में ये एक बंदे को रिमूव कर दूं, ये बार बार जो है वो, तो जो प्रोफेशनल सीट है वो आपकी डिग्री रेलिवेंट होती है और उसमें ये होता है कि जो एडवर्टाइजमेंट में डिग्री मेंशन हो, सब्जेक्ट मेंशन हो, उसमें सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है। अगर एडवर्टाइजमेंट आई है मेडिकल ऑफिसर की और उसमें डिग्री मेंशन है एमबीबीएस की, तो उसमें एमबीबीएस पर्सन ही अप्लाई कर सकता है। अगर एडवर्टाइजमेंट आई है लॉ से रेलिवेंट और एलएलबी लिखा हुआ है, उसमें एक लॉ ग्रेजुएट ही अप्लाई कर सकता है। अगर एडवर्टाइजमेंट आई है एक डेंटल सर्जन की, तो उसमें डेंटल सर्जन ही अप्लाई कर सकता है, ठीक है। दूसरी तरफ एक सीट आती है असिस्टेंट की, 16 ग्रेड असिस्टेंट की सीट आती है, उसमें सिर्फ ये लिखा होता है कि हमें एक 16 ईयर्स एजुकेशन वाला ग्रेजुएट चाहिए या हमें 14 ईयर्स एजुकेशन वाला ग्रेजुएट चाहिए। उसमें उन्होंने कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया होता। अब ये जो सीट होती है जिसमें कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया होता, इसमें उस एजुकेशन लेवल पे जितनी भी डिग्रीज आती हैं वो सारी की सारी एलिजिबल होती हैं। यानी अगर उन्होंने लिखा है कि मिनिमम एजुकेशन जो है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मांगी है या 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मांगी है, तो आपकी अगर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन किसी भी सब्जेक्ट में है, वो चाहे बॉटनी में है, चाहे जोलॉजी में है, चाहे केमिस्ट्री में है, वो किसी भी चीज़ में है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप एडवर्टाइजमेंट्स देख लें डिफरेंट, तो वो जो डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स हैं, काइंडली अपने कैमरे का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। ये बार बार जो आप लोग से हो जाता है, ये इसका काइंडली ध्यान रखें, अपनी प्राइवेसी का खुद ध्यान रखें। तो अब एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपको बताती है कि क्या इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रोफेशनल सीट और जो जनरल सीट होती है, इसमें फ़र्क होता है। स्टूडेंट्स को जनरल सीट का आइडिया नहीं होता और वो यही समझ रहे होते हैं कि अगर हमारी डिग्री मेंशन नहीं है तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसी कोई बात नहीं होती है। आपने ये पीएमएस सिंध का जो रिज़ल्ट आया है, जिसे वो कंप्यूटर सीसीई कहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर एग्ज़ाम होता है सिंध का, उसमें अब एक डॉक्टर ने जो है वो डीएसपी के लिए वो किया, ठीक है। तो हालांकि डीएसपी ने 10 साल के बाद जाके कहीं प्रमोशन होनी होती है। तो आप देखते हैं सीएसएस के अंदर भी कि डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, सारा कुछ होता है। तो सीएसएस और पीएमएस भी जनरल सीट्स हैं। ये पिछले दिनों सब इंस्पेक्टर की सीट्स आई थी, वो भी जनरल सीट्स थी, ठीक है। तहसीलदार की सीट्स आई थी, वो भी जनरल सीट्स थी। तो डिफरेंट सीट्स आती हैं जिसमें कोई भी डिग्री मेंशन नहीं होती और उसमें सिर्फ ये मेंशन होता है कि ये फला बंदा हमें चाहिए जिसकी इस लेवल तक डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएट हमें चाहिए। तो हर ग्रेजुएट एलिजिबल है। यानी जो फीमेल जो हैं, जो ये समझती हैं कि अगर उन्होंने केमिस्ट्री, फिजिक्स, जोलॉजी की, मैथमेटिक्स की, साइकोलॉजी की डिग्री कर ली है और उनसे रेलिवेंट जो है वो जॉब नहीं आ रही, तो वो परेशान ना हुआ करें। बहुत सी जनरल सीट्स जो होती हैं, ठीक है, वो आती हैं और वो जो जनरल सीट्स होती हैं उनके अंदर वो अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि आगे जो इन्फ्लेशन की वजह से सिचुएशन इस तरह की आ रही है कि मेल और फीमेल दोनों को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। ईद के बाद वो लेक्चरर की नई सीट्स भी आएंगी और इसके अलावा लेक्चरर की नई सीट्स भी आनी है और जो पिछले सीट्स थी उनके ऊपर भी जो टेस्ट दोबारा होने हैं कुछ सीट्स के ऊपर। तो आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि आप लोग जो हैं वो ईद के बाद लेक्चरर की डबल सीट्स आनी है फीमेल्स की, यानी 2600 कुछ सीट्स आनी है ईद के बाद। तो उसके लिए आप जो हैं वो तैयारी अभी से कर लें।
अब पीपीएससी डिफरेंट जॉब्स के लिए डिफरेंट कैटेगरी के एग्जाम्स कंडक्ट करती है। जिस तरह वन पेपर एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होता है, पीएमएस होता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? जो वन पेपर एग्जाम होता है ये बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक प्रोफेशनल सीट के लिए और एक होता है जनरल सीट के लिए। और वन पेपर एग्जाम में आपने याद रखना है कि ये 100 मार्क्स के एमसीक्यूज का एक एग्जाम होगा जिसमें 100 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? बिल्कुल ठीक। अब आ गई है, ठीक है। तो थैंक यू, आप लोगों ने बता दिया। अब तो ठीक है ना? अब आवाज ठीक है? जी। तो मैं आपको बता रहा था पीपीएससी का जो वन पेपर एग्जाम है ये 100 मार्क्स के एमसीक्यूज का एग्जाम होता है। एक पेपर होता है जिसमें 100 एमसीक्यूज होते हैं और 1 मार्क का एक एमसीक्यू होता है, और अगर आपका ये गलत हो जाए तो -0.25 आपके डिडक्ट हो जाती हैं। तो ये 100 मार्क्स का एक ही पेपर होता है एमसीक्यू बेस्ड। जो अब इसके आगे फर्दर क्या होता है कि जो लोग इसको पास कर लेते हैं, पास करना इशू नहीं होता। अगर एडवर्टाइजमेंट में एक सीट लिखी हुई है तो उस एक सीट के मुकाबले में इंटरव्यू में 5 लोगों को कॉल की जाती है, इंटरव्यू कॉल की जाती है। और वो जो 5 लोग हैं वो वाले होंगे जो टॉप 5 में आएंगे। ठीक है, तो आपने सिर्फ 40 मार्क्स लेके वन पेपर को पास नहीं करना होता, बल्कि अगर एक सीट है तो टॉप 5 में आना है, अगर 2 सीट्स हैं तो टॉप 10 में आना है, अगर 3 सीट्स हैं तो टॉप 15 में आना है, 4 सीट्स हैं तो टॉप 20 में आना है। और कुछ सीट्स होती हैं उसमें फीमेल कोटा होता है। अब जो फीमेल कोटा होता है उसका फीमेल को क्या फ़ायदा है कि फीमेल दो जगह पे compete कर रही होती हैं। एक तो ओपन मेरिट में मेल के मुकाबले में, दूसरा जब उनका वीमेन कोटा सेपरेट हो जाता है तो वो जो वीमेन कोटा की सीट्स होती हैं उस पर सिर्फ वीमेन ही होती हैं, मेल के मार्क्स काउंट नहीं होते। तो यानी वीमेन कोटे की वजह से जो खवातीन है उन्हें, जो वीमेन है उन्हें फ़ायदा है, एक एज है मेल के मुकाबले में कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा सीट्स मिल जाती हैं हर एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, अगर आप में से कोई माइनॉरिटी में है उसे डबल एज है उसे भी, कि माइनॉरिटी की भी सीट्स अलहदा होती हैं। अगर कोई माइनॉरिटी से फीमेल है उसे ट्रिपल एज है कि वो ओपन मेरिट पे भी compete कर रही है, वो वीमेन कोटे पे भी compete कर रही है, और वो माइनॉरिटी कोटे पे भी compete करेगी। तो जो माइनॉरिटी से फीमेल हैं उन्हें ट्रिपल फायदा है। अब आगे आ जाते हैं जी रिटन एग्जाम की तरफ। ये रिटन एग्जाम होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एग्जाम्स लिए जाएं। ठीक है, डिजेबल के लिए भी ट्रिपल फायदा है जी। डिजेबल जो स्पेशल पर्सन होते हैं, डिजेबल तो नहीं कहना चाहिए उन्हें, स्पेशल पर्सन जो होते हैं उनके लिए भी अलहदा कोटा होता है, उनकी भी अलहदा सीट्स होती हैं। रिटन एग्जाम के अंदर 2 to 3 एग्जाम्स जो कंडक्ट किए जाते हैं। इनमें एक 100 मार्क्स का एमसीक्यू एग्जाम होता है, और वो उसके अलावा एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो सकता है, या पीपीएससी की मर्जी है तो वो दोनों एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम ले लें। आवाज मेरी ठीक आ रही है? अच्छा, कुछ लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही, कुछ को आवाज आ रही है बिल्कुल ठीक। तो काफी लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है। तो काफी लोगों को मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो अगर कुछ लोगों को आ रही है तो इट मीन्स के आपकी तरफ फिर इंटरनेट का इशू होगा। तो रिटर्न एग्जाम जो है ये भी डिफरेंट जॉब्स के लिए होता है। अब तहसीलदार की जब पोस्ट आई थी तो एक पावरफुल अथॉरिटी वाली पोस्ट थी तहसीलदार वाली। तो उसमें उन्होंने रिटर्न एग्जाम रखा हुआ था कि यानी दो पेपर्स जो थे वो रखे हुए थे कि 100 मार्क्स के दो पेपर्स होंगे। इसके अलावा जो 2019 के अंदर सीट्स आई थी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने 4 एग्जाम्स रखे हुए थे, वो भी रिटर्न एग्जाम कैटेगरी में था।
तो रिटन एग्जाम वो उससे मुराद ये है कि इसमें एक पेपर नहीं लिया जाएगा, 2 3 4 5 जितने उनकी मर्जी होगी वो उतने एग्जाम्स आपसे ले लेंगे। ठीक है। और रिटन एग्जाम के अंदर बेसिकली वो सीट्स ज़्यादा आती हैं जो जनरल सीट्स होती हैं, प्रोफेशनल सीट्स बहुत कम होती हैं। प्रोफेशनल सीट इसमें बहुत कम होती है। मेरी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने डेंटल सर्जन की मुझसे तैयारी की थी, इंटरव्यू की, और अभी उनका डेंटल सर्जन का भी नहीं हुआ कोरोना की वजह से। तो क्योंकि डेंटल सर्जन कम है हमारे, तो सीट्स ज़्यादा होती हैं, तो इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट ही वो आ जाते हैं। ठीक है, उनका टेस्ट नहीं होता क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम होती हैं सीट से, तो डायरेक्ट इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। तो इस तरह की भी सीट्स होती हैं कि जिसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम हो जाती हैं, सीट ज़्यादा होती हैं, ये भी हो जाता है। अब पीएमएस क्या होता है? सीएसएस का आप सबने सुना होगा, पीएमएस का कम लोग सुनते हैं, लेकिन आजकल पीएमएस जो है बहुत हिट हुआ पड़ा है पिछले 2 साल से। 2010 में एक अमेंडमेंट हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे कहते हैं 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्टें थी सब्जेक्ट्स की। सब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि किस हुकूमत ने कौन सा काम करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर देता है कि फेडरल गवर्नमेंट का क्या काम होगा, प्रोविंशियल का क्या काम होगा, और इन दोनों ने मिलकर क्या काम करना है। तो जो तीसरी लिस्ट थी, कॉन्करेंट लिस्ट जो थी, जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के पास वो डिपार्टमेंट्स थे, ठीक है, जिस तरह एजुकेशन का था वो प्रोविंशियल मिनिस्ट्री भी थी, वो फेडरल मिनिस्ट्री भी थी। तो ये जो कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स थे 17, ये मिल गए हैं अब सूबों को 18th अमेंडमेंट के बाद। तो जब ये सूबों को मिल गए हैं तो प्रोविंसेस के पास ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है। तो इसलिए 2010 के बाद ये पीएमएस हर साल होगा, और ये पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, प्रोविंशियल लेवल पे। आवाज़ आ रही है सबको, ये फिर मुझे एक दो स्टूडेंट्स का मैसेज आया है वॉइस का। तो आप सबको मेरी, एम आई ऑडिबल, आवाज़ आ रही है मेरी? जी ठीक है, ये फिर उनकी तरफ ही इंटरनेट का इशू है। तो पीएमएस जो है ये 1200 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है, ठीक है, और इसके अंदर आपने 12 एग्जाम्स देने हैं, और ये पंजाब की या जो प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी होती है उसके लिए होते हैं। ठीक है, पीएमएस का उसके लिए होता है, और पीएमएस के लिए हर डिग्री का बंदा एलिजिबल है। 17 स्केल की आपको जॉब मिलती है इसमें, और हर बंदा जो होता है इसमें एलिजिबल है। ठीक है। तो पीएमएस का ये आपको पीपीएससी का ये आपको क्लियर हो गया कि अगर आपकी केमिस्ट्री, जोलॉजी, एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी डिग्री भी है, तो फिर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी डिग्री के अलावा भी सिर्फ आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़नी है। और जो मैंने अभी ग्रुप्स बनाए भी हैं डेमो क्लास में, इसमें मैं एडवर्टाइजमेंट सेंड करता रहूँगा, अगर कोई इसमें रहे तो ठीक है, बेशक आप सेशन ना ज्वाइन करें, तो एडवर्टाइजमेंट्स आपको मैं सेंड करता रहूँगा ताकि आपको पता चलता रहे। तो जो लोग केमिस्ट्री में करते हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं वो बेसिक साइंसेज के होते हैं, तो उन्हें टीचिंग के अलावा कोई जॉब नज़र नहीं आ रही होती। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, टीचिंग के अलावा भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। और टीचिंग के अलावा जो जनरल सीट्स हैं, उन सब सीट्स के अंदर एक ही सिलेबस होता है। जो जनरल सीट्स हैं उसके अंदर जो सिलेबस होता है, और जो मैं अभी आपको सब्जेक्ट्स बताने लगा हूँ, ये हर टेस्ट के अंदर आपके काम आएंगे। आप प्रोफेशनल सीट का एग्ज़ाम दें, आप जनरल सीट का एग्ज़ाम दें, आप पीएमएस दें, आप सीएसएस दें, ये चीज़ें आपके काम आएंगी हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर। अब ये क्या चीज़ें हैं जो पीपीएससी का जो जनरल सीट का जो सिलेबस है, वो सिलेबस क्या है? वो सिलेबस है जी, पाकिस्तान स्टडीज़ सब्जेक्ट है। अब पाकिस्तान स्टडीज़ जो सब्जेक्ट है, ये आपको तैयारी करवाता है, मतलब अगर आप इसको तैयार कर लें तो एफपीएससी में भी 20% इसमें से आ जाता है। सीएसएस के जो एमसीक्यूज होते हैं, 20 एमसीक्यूज पाकिस्तान स्टडीज़ के, वो आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, पीएमएस के अंदर ये आपकी हेल्प करता है। जो मैंने सेशन डिज़ाइन किया हुआ है ये, तो ये सेशन आपको सिर्फ पीपीएससी के अंदर हेल्प आउट नहीं करेगा, बल्कि जो मेरे लेक्चर्स होंगे वो आपको सीएसएस में भी हेल्प करेंगे, वो आपको एफपीएससी में भी हेल्प करेंगे, वो आप एमओडी का टेस्ट देते हैं उसमें भी आपकी मदद होगी। ठीक है, आप लेक्चरर का टेस्ट दें, आप कोई भी टेस्ट दें, उसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। जो इस्लामिक स्टडीज़ है वो भी सीएसएस के एमसीक्यूज, पीपीएससी जनरल सीट्स, ठीक है, और एफपीएससी के अंदर 20%, इसके अलावा पीएमएस के अंदर जो एमसीक्यूज है उसके अंदर भी आपकी हेल्प होगी। तो इस्लामिक स्टडीज़ जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि हर टेस्ट के अंदर आता है।
फिर करंट अफेयर्स भी पीपीएससी, जनरल सीट, प्रोफेशनल सीट दोनों में आता है, ठीक है। और जो होता है एफपीएस इसमें 20% आता है। सीएसएस के अंदर एमसीक्यूज की तैयारी हो जाती है। फिर पीएमएस के अंदर आपकी जनरल नॉलेज का जो पोर्शन होता है, जो 100 मार्क्स का जनरल नॉलेज का पेपर होता है पीएमएस का, उसमें ये आपकी हेल्प करेगा। जियोग्राफी, जियोग्राफी जो है ये बेसिकली पीपीएससी वन पेपर जो जनरल सीट का होता है उसमें ये आपकी ज़्यादा हेल्प करता है। अच्छा, जनरल सीट और प्रोफेशनल सीट के अंदर जो डिवीजन होती है मार्क्स की वो भी मैं आपको बताता चलूँ। जो प्रोफेशनल सीट होती है उसमें 100 MCQs में से 50 to 80 जो MCQs होते हैं वो आपकी डिग्री में से आने होते हैं। वो आपकी एडवर्टाइजमेंट में मेंशन होता है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें से 80% आएगा या 50% आएगा, ठीक है। और उसमें लिखा होगा कि जनरल एबिलिटी के नाम से या जनरल नॉलेज के नाम से लिखा होगा कि ये 20 to 50% जो है ये जनरल नॉलेज से आएगा। तो जनरल नॉलेज एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके हर टेस्ट के अंदर लाजमी आएगी। आप कोई भी टेस्ट दें, ये आपको तैयार करना पड़ेगा। और ये क्यों डालते हैं वो, इसकी क्या ज़रूरत है उन्हें कि लेक्चरर के एग्ज़ाम के अंदर या किसी भी एग्ज़ाम के अंदर वो जनरल नॉलेज का पोर्शन क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखती हैं कि एक क्लास के अंदर अगर 100 लोग हैं तो उन 100 के 100 लोगों ने वो सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है। वो 100 के 100 लोगों ने वो सब्जेक्ट पढ़ा होगा, यानी केमिस्ट्री है, वो 100 के 100 बच्चों ने पढ़ा होगा, उनमें से 20-30 की केमिस्ट्री भी अच्छी होगी, लेकिन उस 100 में से सिर्फ एक या दो का जनरल नॉलेज अच्छा होगा। तो ये जो जनरल नॉलेज का 20 मार्क्स का 25 मार्क्स का वो सिलेबस जानबूझ के डालते हैं ताकि जो लोग रट्टे मार के अपना सब्जेक्ट तो कर लेते हैं, ठीक है, जो लोग रट्टे मार के अपना सब्जेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन जनरल नॉलेज में आके एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि उनका जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट नहीं होता। तो उसके अंदर जो जनरल नॉलेज जिनका अच्छा होता है वो एक मेक और ब्रेक कर लेते हैं, यानी अगर अपने सब्जेक्ट में उन्हें 80 में से उनके 60 भी आ जाएं, जनरल नॉलेज में 20 में से 16 आ जाएं, तो वो लोग एक डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं प्रोफेशनल सीट के एग्जाम में, ठीक है। जनरल सीट के एग्जाम में तो 100% आना ही जनरल नॉलेज में से है। जनरल सीट जो होती है उसमें आपकी डिग्री से रेलिवेंट एक एमसीक्यू भी नहीं आना। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, जोलॉजी पढ़ी है, साइकोलॉजी पढ़ी है, तो जनरल सीट के अंदर आपकी डिग्री में से एक चीज़ भी नहीं आनी। उसमें से 100 आउट ऑफ 100% जो चीज़ें आनी है वो ये आनी है पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, उसमें इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़, बेसिक मैथमेटिक्स, ये चीज़ें आनी है जनरल सीट के एग्जाम्स में। आपकी डिग्री से रेलिवेंट कुछ भी नहीं आना है इसके अंदर। जो प्रोफेशनल सीट है उसमें सिर्फ आपकी डिग्री का आना है। और उसके अंदर उन्होंने हाईलाइट करके इतना बड़ा सारा जनरल नॉलेज क्यों लिखा होता है, वो इसलिए लिखा होता है ताकि आपको वो बता सकें कि भाई जितना इंपॉर्टेंट ये ऊपर वाला पोर्शन है 80% का, उतना ही इंपॉर्टेंट ये 20% का पोर्शन भी है। क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ 1 या 2% लोगों का जनरल नॉलेज अच्छा होता है। और लेक्चरर केमिस्ट्री के अंदर हम ये प्रैक्टिकली देख चुके हैं कि लेक्चरर केमिस्ट्री जो मेल था, ठीक है, उसके अंदर जिनका जनरल नॉलेज का पोर्शन अच्छा था वो 48-49 मार्क्स लेके भी उसको क्लियर कर गए। तो ये जो लेक्चरर के एग्जाम्स हुए थे उसके अंदर, क्योंकि उन्होंने सिलेबस इस तरह का बनाया था कि जिसने जो उनसी मर्जी केमिस्ट्री पढ़ी थी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जहां से मर्जी, ठीक है, तो उसने कोई कुछ भी पढ़ा था, ठीक है, उसने जो मर्जी पढ़ा था लेकिन वो पेपर को अटेम्प्ट नहीं था कर सका। लेकिन जो जनरल नॉलेज का पोर्शन था उसने उन्हें सेव कर लिया था, ठीक है। तो जो जनरल नॉलेज का जो पोर्शन था उसने उसे सेव कर लिया था उन लोगों को, ठीक है। तो जनरल नॉलेज का पोर्शन जो है ये एक इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है जिसे स्टूडेंट निगलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन पेपर के अंदर ये मेक और ब्रेक कर रहा होता है। ये उन्होंने इसलिए रखा होता है कि जो स्टूडेंट अगर अपनी थोड़ा सा पीछे हैं अपने सब्जेक्ट में, तो वो लोग जो हैं, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के अंदर आगे आ सकते हैं जनरल नॉलेज को कवर करके, ठीक है। जनरल नॉलेज जो है एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको आप निगलेक्ट ना करें। अब इस सेशन में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, ये जो आप सेशन ज्वाइन करेंगे इसमें आपको सिर्फ पीपीएससी जनरल सीट की तैयारी नहीं होगी, बल्कि जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे आपकी सीएसएस की बेस बनेगी, उससे आपके सीएसएस के एमसीक्यूज की तैयारी होगी,
उससे आपके जो पीएमएस का जनरल नॉलेज का पेपर है सारे का सारा 100 मार्क्स का वो होगा। पीएमएस के एमसीक्यूज की तैयारी होगी। एफपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम्स आप देंगे उनकी तैयारी होगी। ठीक है। पीपीएससी की जो प्रोफेशनल सीट होगी यानी कल को लेक्चरर की सीट्स आती हैं तो उसमें 20-25% अगर जीके का आता है पोर्शन तो इनशाला वो भी आपका क्लियर होगा। आप 15-16 मार्क्स जो हैं वो कर सकेंगे और ये बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देगा आपका टेस्ट के अंदर। ये जो 15-16 मार्क्स आप जनरल नॉलेज के अंदर गेन करेंगे तो ये आपके मेरिट के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर देगा। ठीक है। तो अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाऊंगा, इसके अंदर इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, जियोग्राफी पढ़ाऊंगा। ठीक है। इंग्लिश इंग्लिश का मैं आपको बताता चलूँ कि इंग्लिश के मैं डिटेल लेक्चर्स नहीं देता, यानी इंग्लिश की क्लासेस प्रॉपरली नहीं होंगी। इसके अंदर इंग्लिश का जो आता भी है वन पेपर में क्या आता है वो बताता चलूँ। एंटीनम्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं। ठीक है। ईडियम्स आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, फॉरेन फ्रेजेस आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, वो समझने वाली चीज़ है, वो रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। उसके आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों इसलिए वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे लेक्चर्स। ठीक है। वो लेक्चर्स जो हैं आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इंग्लिश के। तो इंग्लिश का जो सेशन है उसके जो बेसिक्स होती हैं करेक्शन वगैरह की वो भी मैं आपको लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड करूंगा इसी बैच के अंदर ताकि वो भी आपकी करेक्शन हो जाए। उर्दू जो होती है, उर्दू सीएसएस में तो नहीं होती, पीएमएस में उर्दू आपके काम आएगी। और जो पीपीएससी जनरल सीट होती है उसमें भी उर्दू का पोर्शन होता है। जनरल सीट के अंदर 100 में से 10 एमसीक्यूज होते ही उर्दू के हैं। और जो प्रोफेशनल सीट होती है उसमें 2 से 3 एमसीक्यूज होते हैं। 1 2 3 इतने एमसीक्यूज होते हैं उर्दू के। ठीक है। प्रोफेशनल सीट में उर्दू में से क्या आता है कि जो ग्रामर की रूल से चीज़ें आती हैं जी के नकरा, इसम नकरा क्या है, मारफा क्या है, और इसके अलावा एक मुसन्निफ लिखा होगा, किताबें लिखी होंगी, शेर शेर लिखा होगा, शायर ढूंढना होगा। ठीक है। और क्या आता है इसके अलावा, खिताब क्या है यानी लकब क्या है, खिताब क्या है, एग्जाम्पल्स लिखी होंगी वो आपने चूज़ करनी होंगी। ठीक है। तो खिताब लकब वगैरह की जो एग्जाम्पल्स होती हैं वो आपने चूज़ करनी होंगी। ठीक है। और जी मैप भी मैं आपको करवाऊंगा। ये जो जियोग्राफी है इंशाल्लाह आपके फिंगर टिप्स पे होगी जियोग्राफी। ठीक है। जो जियोग्राफी है वो आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होगी और इंशाल्लाह वो आपको अच्छी तरह करवाई जाएगी जियोग्राफी। तो उसके आपने परेशान नहीं होना, वो आपको अच्छी तरह जो है वो करवाई जाएगी जियोग्राफी। और वो आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होगी जियोग्राफी। ये मेरी गारंटी है कि जो कंट्रीज़ हैं और उनसे रेलिवेंट जो चीज़ें हैं ये आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होंगी। ठीक है। ये मेरी 100% गारंटी है कि वो चीज़ें आपको नहीं भूलेंगी और वो आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होंगी जियोग्राफी से रेलिवेंट। क्योंकि जनरल सीट के अंदर जियोग्राफी में से तकरीबन 50 के राउंड अबाउट जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। जो जियोग्राफी का जो पोर्शन है वो एक अहम रोल प्ले करता है एक जनरल सीट के अंदर। ठीक है। प्रोफेशनल सीट के अंदर ज्योग्राफी में से एमसीक्यूज आते हैं 3-4। तो ज्योग्राफी में से एमसीक्यूज आते हैं 3-4 प्रोफेशनल सीट में। ज्योग्राफी जो है ये आपको सम हाउ पीएमएस जनरल नॉलेज के अंदर, पीएमएस का जनरल नॉलेज का जो पेपर है उसमें तो ये आपको हेल्प आउट करती है। लेकिन जो जो ज्योग्राफी है ये आपको सीएसएस के अंदर से ज्योग्राफी के पेपर में हेल्प आउट करेगी। इसके अलावा इसके जो ज़्यादा ना वो इतनी ज़्यादा होता नहीं है। सिर्फ पीपीएससी वन पेपर में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बाकी सीएसएस के अंदर इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। फिर एवरीडे साइंस, एवरीडे साइंस जब मैं आपको करवाऊंगा ये आपके पीएमएस जनरल नॉलेज का जो पेपर है उसमें भी आएगा। आप पीएम जो पीपीएससी जनरल सीट का एग्ज़ाम दें, पीपीएससी प्रोफेशनल सीट का एग्ज़ाम दें, उसके अंदर जो है ये आपके काम आएगा। और इसके अलावा जो एवरीडे साइंस है, जनरल साइंस एबिलिटी के नाम से सीएसएस में एक सब्जेक्ट है, उसमें ये आपके लिए काम आएगा। उसमें एमसीक्यूज वगैरह में आपको हेल्प हेल्प आउट करेगा। एफपीएससी का जो वन पेपर एग्ज़ाम होगा उसमें 20% एवरीडे साइंस में से भी आता है, तो वहाँ पे आपके काम आएगा बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़। बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ आपको पीपीएससी वन पेपर में ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। 5-6 एमसीक्यूज आते हैं
ठीक है, 5-6 एमसीक्यूज आते हैं और उन 5-6 एमसीक्यूज के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। बेसिक मैथमेटिक्स आपके पीपीएससी वन पेपर के अंदर 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं और जनरल सीट के अंदर तो 5 से 6 आते हैं, प्रोफेशनल सीट में 1 से 2 आते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी ने पीएमएस जनरल नॉलेज का पेपर देना है उसमें भी बेसिक मैथमेटिक्स होगा। सीएसएस के अंदर भी जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर 40 मार्क्स का जो पोर्शन होता है वो बेसिक मैथमेटिक्स का होता है, ठीक है, जनरल एबिलिटी के नाम से। तो वहाँ पे भी आपको ये काम आएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब मैं आपको करवाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी पीपीएससी के वन पेपर की तैयारी नहीं होगी, बल्कि वो इनडायरेक्टली आपकी सीएसएस की और पीएमएस की भी बेस जो है वो साथ साथ बनती जाएगी। तो पीएमएस और सीएसएस की बेस आपकी बनती जाएगी, चीज़ों के बहुत ज़्यादा चीज़ों के आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हद तक क्लियर हो जाएंगे। और कल को आप में से किसी ने भी सीएसएस की पीएमएस की अटैम्प्ट देनी होगी तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील करेगा अपने आप के अंदर, और वो एक ज़्यादा उसे एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। यानी एक बंदा होता है ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक चेक की तरह, तो आप लोग ब्लैंक नहीं रहेंगे, आपकी बेस बन जाएगी। जो लोग 2-2 3-3 साल लगा के बेस बनाते हैं फिर अटैम्प्ट देते हैं, ठीक है, वो आपको फिर बता रहे होते हैं कि मैंने दूसरी अटैम्प्ट में किया, तीसरी, तो इसलिए उनको इशू क्या आता है कि उनकी बेस नहीं पहले बनी होती। तो इस सेशन में आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं, ओवरऑल दी वर्ल्ड जो है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब ये जो पीएमएस जनरल इसका सिलेबस है ये भी इस सेशन के अंदर सारे का सारा आपका कवर हो जाएगा। 100 मार्क्स का पीएमएस जनरल का जो पेपर है ये भी आपका कवर होगा इसी सेशन के अंदर जो मैं आपको करवाऊंगा। इसमें करंट अफेयर्स भी वही रहना है जो आपने पढ़ना है, फिजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, इन्वायरमेंट स्टडीज, फूड साइंसेज, ये तो सारी की सारी एवरीडे साइंस का पोर्शन है, ठीक है। ये सारे का सारा जो है एवरीडे साइंस का पोर्शन है। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वही है जो पीपीएससी वन पेपर के अंदर हमने करनी है। बेसिक मैथमेटिक्स भी वही रहना है। जनरल के अंदर ज्योग्राफी भी आ जाती है, साइंटिस्ट भी आ जाते हैं, उनकी डिस्कवरीज भी आ जाती हैं, इन्वेंशन भी आ जाती हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं जनरल के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। बैच जो है ये स्टार्ट कब हो रहा है, तो ये 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा। 3 टाइम्स हैं इसके। रात 9 बजे का टाइम है, 9 बजे से लेके 12 बजे तक क्लास होगी, एक टाइम ये है। दूसरा टाइम जो है वो 10 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक का है। तीसरा टाइम है 2 बजे से लेके दोपहर 2 बजे से लेके 5 बजे का। एक चीज मैं आपको पहले क्लियर करता चलूं कि जो रात को 9 बजे क्लास होगी यानी 9 बजे से लेके 12 बजे तक, उस क्लास की जो रिकॉर्डिंग होगी वो मैं नेक्स्ट डे 10 बजे से लेके 1 बजे तक और 2 बजे से लेके 5 बजे तक चलाऊंगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ रिकॉर्डिंग चलाऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आपको प्रॉपरली पढ़ाऊंगा। मैं खुद बैठाऊंगा वहां पे, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता रोजे के अंदर 6 घंटे मुसलसल। तो मैं खुद बैठ के एक एक चीज जो है आपको समझाऊंगा, जहां से आपको समझ नहीं आएगी हर 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद मैं पूछूंगा, ठीक है। आप लोगों ने नोट करना है, राम राम से मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। मैं खुद भी क्लास ले रहा हूँ उसके अंदर, सिर्फ मेरी जगह वो बोल रहा होगा, ठीक है, वीएलसी प्लेयर बोल रहा होगा, अदरवाइज मैं भी साथ ही हूँ। तो जहां से आपको समझ नहीं आएगी वहां से मैं बोल के खुद पढ़ाऊंगा, खुद समझाऊंगा उस चीज को, ताकि मुझे 3 घंटे ना बोलना पड़े, बल्कि मुझे आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा बोल के ही जो है वो पूरे का पूरा उसे मैं कवर करवा सकूं, ठीक है। जूम के ऊपर क्लासेस होंगी जिस तरह अभी हो रहे हैं, नोट्स मिलेंगे आपको, डिफरेंट बुक्स के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। जो स्लाइड्स होंगी मेरे लेक्चर्स की वो नहीं आपको मिलेंगी। सैटरडे संडे को भी क्लास होगी, सैटरडे संडे को भी क्लास होगी, ठीक है। मंडे टू संडे क्लासेस होंगी। मैंने 1 मंथ का आपको कहा है, तो 1 मंथ के अंदर इंशाल्लाह ये आपको कंप्लीट तैयारी होगी, अच्छी तरह तैयारी होगी। पास पेपर्स भी मैं करवाऊंगा क्योंकि पिछले बैच को भी मैंने पास पेपर्स करवाने हैं, तो उनके भी पेंडिंग हैं, तो वो आपके साथ ही करेंगे वो भी। तो पास पेपर्स भी मैं आपको पीपीएससी के करवाऊंगा। और इसके अलावा जो डिफरेंट बुक्स के जो नोट्स हैं वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और डिफरेंट बुक्स के आपको मैं नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड करूंगा। मैं नोट्स आपको मिलेंगे सॉफ्ट के अंदर। मैं अपने लेक्चर की स्लाइड्स तो नहीं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन 7 से 8 बुक्स के जो नोट्स हैं वो सॉफ्ट में मैं खुद बना के तस्वीरें खींच के आपको मैं सेंड करूंगा। ना सिर्फ सेंड करूंगा, डेली बेसिस के ऊपर टेस्ट होगा,
ठीक है। डेली बेसिस के ऊपर जो है वो टेस्ट होगा। टेस्ट किस तरह का होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि टेस्ट किस तरह का होगा। मैं आपको सैंपल जो है वो मैं दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। तो डेली टेस्ट होंगे जूम के ऊपर, इसी तरह क्लास होगी डेली बेसिस के ऊपर। आप लोग फ़ी किस तरह सबमिट करवा सकते हैं, तो आप लोग हबीब बैंक के अंदर अपने इजी पैसे या जैज़ कैश से सबमिट करवा सकते हैं फ़ीस। अगर आप बैंक से नहीं करवा सकते, इजीली नहीं है कि आपको अभी नहीं पता कि किस तरह जैज़ कैश या इजी पैसा ऐप से करना है, तो आप मेरा इजी पैसा नंबर जो है वो मैं आपको सबको सेंड कर देता हूँ अभी। बल्कि आप ये मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें जो लोग इंटरेस्टिंग हैं, तो उन्हें फिर मैं इजी पैसा का नंबर दे दूंगा, वो डिफरेंट है इजी पैसा का नंबर। तो 0344 जो है वो टेलीनॉर का डिफरेंट नंबर है, वो भी मुझे 4553 296, ठीक है, 0340 455 3296। तो इजी पैसा का नंबर जो है मैं सेंड कर देता हूँ, ये आप मेरा नंबर नोट कर लें। इसके बाद फिर मैं आपको टेस्ट का सैंपल दिखाता हूँ कि मैं टेस्ट किस तरह का लेता हूँ, ठीक है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर उसके अलावा मैं आपको एक क्लास मतलब एक लेक्चर भी डिलीवर करता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं पढ़ाता किस तरह। ये नंबर नोट कर लें ताकि आप लोग मुझसे फिर जो लोग इंटरेस्टिंग हैं इसके लिए, अगर किसी को कोई इमरजेंसी आ जाती है और 9 बजे वाली क्लास वो मिस कर देता है, तो नेक्स्ट डे अगर सीट अवेलेबल हुई तो वो क्लास ले सकता है, तो नेक्स्ट डे वो क्लास ले सकता है। ये नहीं कि रोज़ रोज़, ठीक है। अगर किसी दिन उसे इमरजेंसी हो जाए, क्योंकि हर इंसान को इमरजेंसी हो जाती है, तो ये तो मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि इमरजेंसी जो है ये किसी को भी हो सकती है किसी भी वक्त। तो आप मुझे बता दीजिएगा और नेक्स्ट डे क्लास ले लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग बता दीजिएगा। ये मैं क्यों ज़्यादा ढील नहीं देता, इसलिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो लेज़ी हो जाते हैं, वो सीरियस नहीं लेते, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए जो फ़ी है, अच्छा इस सेशन की फ़ी जो थी ये डिस्काउंट ऑफर थी, आज वो ख़त्म हो जानी है अभी 12 बजे। वो 2000 थी डिस्काउंट ऑफर, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन अगेन व्हाट थिंग्स यू विल टीच अस इन दिस बैच। देखिए मैंने आपको जो सब्जेक्ट्स बताए हैं वो सारे के सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा। पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर स्टडीज़, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। जो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये मैं आपको सारे पढ़ाऊंगा, ठीक है। MOD क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, MOD स्टैंड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो जिन लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सीट्स के लिए अप्लाई किया है उनकी भी यहाँ से हेल्प होगी, ठीक है। मैं आपको जोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी ये चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक बंदा जो है वो ऑलराउंडर नहीं हो सकता कि वो साइकोलॉजी भी उसे आती हो, केमिस्ट्री भी आती हो। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 13 साल का जनरल नॉलेज का है, और मैं जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट्स जो हैं उन्हें पढ़ा सकता हूँ। जनरल नॉलेज किसी एक सब्जेक्ट का नाम नहीं है, ठीक है। जनरल नॉलेज किसी एक सब्जेक्ट का नाम नहीं है। ये जब 8 से 10 सब्जेक्ट मिलते हैं तो फिर जाके एक जनरल नॉलेज का जो सब्जेक्ट है वो बनता है। तो जनरल नॉलेज किसी एक सब्जेक्ट का नाम नहीं है, ठीक है। तो ये एक सब्जेक्ट का नाम नहीं है। आपको जो पढ़ाया जाएगा, अभी मैं आपको एक डेमो देता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों ने नंबर नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं अभी आपको डेमो लेक्चर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए मैं पढ़ाऊंगा किस तरह, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं पढ़ाऊंगा किस तरह। अभी ये नंबर नोट कर लें सब लोग। मैं अब आपको डेमो लेक्चर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं किस तरह का पढ़ाऊंगा। टेस्ट का भी डेमो दूंगा मैं, ठीक है। टेस्ट का भी डेमो दूंगा और आपको हर चीज़ बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग जो है मैं क्लियर करता हूँ। अभी मैं आपको एक मैं प्रेजेंटेशन ओपन कर लूँ ताकि आपको एक मैं डेमो लेक्चर दे लूँ, आपको आइडिया हो जाए कि मैं पढ़ाता किस तरह, ठीक है। तो मैं पढ़ाता किस तरह का वो मैं आपको एक आइडिया में दे देता हूँ। तो फिर मैं आपको दोबारा मोबाइल नंबर दिखाऊंगा, जो लोग इंटरेस्टेड हुए वो मैसेज करके तो इजी पैसा का जो है वो मुझसे नंबर ले सकते हैं। इजी पैसा के ऊपर वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसे। अगर वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं उन्हें करना आता तो बेहतर तो हल यही होता है कि आप बैंक अकाउंट में करें। 1 मिनट दें मुझे, मैं प्रेजेंटेशन ओपन कर लूँ, बस 1 मिनट दें। जी आप बैंक अकाउंट के अलावा इजी पैसा में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ़ी को। तो 11 सीट्स जो हैं वो मेरे पास रह गई हैं।
तो 11 सीट्स जो हैं वो रह गई हैं मेरे पास। तो 11 सीट्स जो हैं वो रह गई हैं मेरे पास, ठीक है अभी तक। तो अच्छा जी, अब आप सबको ये स्लाइड नज़र आ रही है? आप सबको ये स्लाइड नज़र आ रही है? जी ठीक है। तो अभी देखें, ये एक स्लाइड है और इसके ऊपर 3-4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ये मैंने वो स्लाइड नहीं है जो मैंने आपको पढ़ानी है, जो आपको पढ़ानी है इससे ज़्यादा वो मटेरियल होगा और ज़्यादा चीज़ें होंगी जो मैंने आपको पढ़ानी है, ठीक है। तो ये देखें, एक स्लाइड है, इसके ऊपर 3-4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन इस स्लाइड में से एमसीक्यू क्या आ सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि पीपीएससी के अंदर ये जो एमसीक्यूज बेस्ड जो आपके टेस्ट होंगे उसके अंदर एमसीक्यूज किस तरह बनेंगे और मैं पढ़ाता किस तरह का हूँ। अब बैटल ऑफ हाइडेस्पस जो है, यानी पाकिस्तान स्टडीज का ये टॉपिक है। तो पाकिस्तान स्टडीज का ये टॉपिक है जी, बैटल ऑफ हाइडेस्पस। अब ये पेपर में एमसीक्यू आ चुका है कि बैटल ऑफ हाइडेस्पस कब हुई। तो ये 326 बिफोर क्राइस्ट में हुई, यानी 326 बिफोर क्राइस्ट में हुई। फिर ये बैटल ऑफ हाइडेस्पस किन के दरमियान हुई, ठीक है। राजा पोरस और अलेक्जेंडर द ग्रेट के दरमियान हुई, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। बल्कि ये आया हुआ है कि राजा पोरस ने कौन सी बैटल लड़ी थी अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ। अब ये हेडेस्पस किस दरिया का दूसरा नाम है, किस रिवर का दूसरा नाम जो है वो हेडेस्पस है। तो रिवर जेलम का जो दूसरा नाम है, जो उसका एंशियंट नेम है, वो हेडेस्पस, ठीक है। तो जो ग्रीक्स थे वो इसे हेडेस्पस कहते थे, दरिया जेलम को। तो दरिया जेहलम का जो दूसरा नाम है वो है जी हेडेस्पस, ठीक है। तो बैटल ऑफ हेडेस्पस जो है ये 1326 को हुई थी राजा पोरस और अलेक्जेंडर दी ग्रेट के दरमियान। कहाँ पे हुई थी? दरिया जेहलम के किनारे पे हुई थी, यानी डिस्ट्रिक्ट जेहलम में। हेडेस्पस का दूसरा नाम क्या है? रिवर जेहलम। अब इस स्लाइड के अंदर क्या क्या एमसीक्यू बन रहे हैं? एक, बैटल ऑफ हेडेस्पस कब हुई थी, किसके दरमियान हुई थी, हेडेस्पस का नेम दूसरा क्या है, ठीक है, ये चीज़। तो अब अगले टॉपिक की तरफ देखते हैं। अगला टॉपिक देखें, मौर्यन एम्पायर। अब मौर्यन एम्पायर के ऊपर भी एमसीक्यू आ चुका है, ठीक है। मौर्यन एम्पायर के ऊपर भी एमसीक्यू आ चुका है पेपर के अंदर। अब इस टॉपिक को हम किस तरह करेंगे कि मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा स्टोरी की तरह, ताकि आपको इजीली आप लोग इसे याद कर सकें। अब देखें, बैटल ऑफ हेडेस्पस हुई, अब सब कॉन्टिनेंट के अंदर हुई, यानी जेलम किधर है? बड़े सगीर में है, जो एंशियंट इंडिया जिसे हम कहते हैं वहां पे है। अब एंशियंट इंडिया के अंदर जब ये बैटल ऑफ हेडेस्पस हुई, तो यहाँ पे जो लोकल राजा था, राजा पोरस, स्पेशली जो वेस्टर्न पार्ट है एंशियंट इंडिया का, वहाँ का जो राजा था, राजा पोरस, इसके हारने के बाद, इसकी डिफीट के बाद एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब राजा पोरस को हरा दिया, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट खुद तो यहाँ पे नहीं था रहने वाला, वो खुद वापस मैसिडोनिया की तरफ गया। और इसके अंदर मैं आपको जब पढ़ाऊंगा मैं ये भी बताऊंगा अलेक्जेंडर द ग्रेट कहाँ से था, वो मैसिडोनिया से था। इसका टीचर कौन था, ये भी एमसीक्यू आ सकता है पेपर में, वो एरिस्टोटल था इसका टीचर। तो ईच एंड एवरीथिंग 360 डिग्री के एंगल से आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो राजा पोरस जो था वो लोकल लीडर था यहाँ पे। जब राजा पोरस को हार गया, वो उसे डिफीट का सामना करना पड़ा, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया एंशियंट इंडिया में। और इस वैक्यूम को फिल किसने किया? तो इस वैक्यूम को फिल किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मौर्यन एम्पायर थी ये स्ट्रॉन्ग हो गई, क्योंकि इसके मुकाबले में उस टाइम कोई भी ब्रिटिश इंडिया का, एंशियंट इंडिया के अंदर कोई भी और जो स्टेट थी वो इसके मुकाबले में पावरफुल नहीं थी। और जो राजा पोरस था, उसके हारने के बाद कोई भी बंदा ऐसा नहीं था रहा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य को टक्कर दे सके। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश की। और पेपर में एक क्वेश्चन आ चुका है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी एम्पायर को इस्टेब्लिश किया? तो इसने मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। ये कब इसने इस्टेब्लिश किया? 321 बिफोर क्राइस्ट के अंदर इसने इस्टेब्लिश किया। अशोका, अशोका के बारे में भी पेपर में एमसीक्यू आ चुका है कि अशोका का रिलीजन कौन सा था। अब अशोका जो था
ये पैदा हुआ था जिस फैमिली में, मौर्यन फैमिली में ये पैदा हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का ये पोता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पिछला रिलीजन था, जो इनका पहला मजहब था, ये था जैन मत। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा जैन मंदिर लाहौर में या दूसरी सिटीज में। तो जो जैन मत है ये हिंदू मत से मिलता जुलता है, ये जैनिज्म। ठीक है, रिलीजन। तो जो जैनिज्म से इनका ताल्लुक था चंद्रगुप्त मौर्य का, और ये मौर्यन फैमिली का। लेकिन अशोका ने बाद में बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, और ये बुद्धिज्म की प्रीचमेंट के अंदर इसने काम स्टार्ट कर दिया था, और बुद्धिज्म को पूरा प्रीच किया था पूरे के पूरे। यानी आप देखते हैं कि बुद्धिज्म फैला बर्मा के अंदर, बुद्धिज्म टैक्सिला के अंदर आपको मिलता है। आपको मर्दान के एरियाज में जो जो तख्तबाई का इलाका है वहाँ पे भी आपको बुद्धिस्ट स्टैचूज मिलते हैं, स्टूपास मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि अशोका की जो किंगडम थी, मौर्यन एम्पायर थी, इसका एक कल्चरल सेंटर था टैक्सिला। जो गंधारा सिविलाइजेशन है ये मौर्यन एम्पायर के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो अशोका का चंद्रगुप्त मौर्य से क्या रिलेशनशिप था? अशोका जो था वो पोता था चंद्रगुप्त मौर्य का। ये पेपर में अगर एमसीक्यू आ जाता है कि अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य का आपस में क्या रिलेशनशिप था, तो अशोका जो था वो ग्रैंडसन था चंद्रगुप्त मौर्य का। और फिर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वह चाणक्य। जो चाणक्य था वो प्राइम मिनिस्टर था चंद्रगुप्त मौर्य का, और वो टीचर था अशोका का। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जो इस तरह के बड़े किंग हैं इनके टीचर्स का भी पूछा जाता है। कुछ जो फेमस किंग्स हों, जिस तरह अलेक्जेंडर दी ग्रेट है, अशोका है, जिन्होंने अपनी एम्पायर्स की जो लिमिट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई थी, जो बाउंड्रीज थी वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड की थी। तो अशोका का जो टीचर है वो चाणक्य है। तो अशोका का ये मिनिस्टर भी था, ये टीचर भी था। तो चाणक्य जो था ये इसका टीचर था अशोका का। तो आपको जो लेक्चर्स मैं पढ़ाऊंगा वो इस तरह, अभी मैं आपको प्रॉपरली उस तरह नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि ये डेमो क्लास है, सिर्फ आपको एक समझा रहा हूँ कि इस तरह आपको मैं एमसीक्यूज बना बना के 360 डिग्री के एंगल से मैं समझाऊंगा कि ये चीज़ें क्या हैं। ठीक है, इसी तरह मैं आपको पढ़ाता हूँ जी। जो मोहम्मद बिन कासिम ने जो फतह किया था सिंध, उसका जो जो पूरे का पूरा सिनेरियो है। ठीक है जी, ये 1 मंथ के अंदर कवर हो जाएगा। 1 मंथ के अंदर ये कवर हो जाएगा सारे का सारा। तो 1 मंथ के अंदर इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा सारे का सारा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ये क्विकली बताता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जो है खुद ये 15-20 मिनट का है। अभी मैं आपको 5 मिनट के अंदर बता देता हूँ कि इसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध है, यानी जो फतेह सिंध थी, जो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया, उसमें से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाते हैं वो भी आपको 5 मिनट में बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको टेस्ट का सैंपल भी दिखाना है, क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। तो आपको टेस्ट का सैंपल भी दिखाना है, इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब देखें, जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध था उसमें पहले हम देखेंगे कि कौन सी दो स्टेट्स थी, कौन सी दो इंपायर्स थी जिनका आपस में टकराव हुआ। तो एक तरफ थे अरब और दूसरी तरफ से सिंधीज। तो अरब कौन सी इंपायर थी? वो उमैयद डायनेस्टी थी। ठीक है, उमैयद डायनेस्टी का मैं आपको बताऊंगा कि उमैयद डायनेस्टी की किसने फाउंडेशन रखी, कौन इसका फाउंडर था, इस्टेब्लिश किसने किया, लास्ट कौन था, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे सिंध के अंदर कौन सी डायनेस्टी थी, उस डायनेस्टी को किसने टेक ओवर किया, कौन इसका जो था वो नया हुक्मरान बना, कौन सी फैमिली बनी, उसका ताल्लुक किस रिलीजन से था। तो ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि पीपीएससी ने अपना पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया टोटली। अब वो इम्तियाज शाहिद की किताब से सारे एमसीक्यूज नहीं आते। तो आपको इम्तियाज शाहिद की किताब नहीं पढ़ाई जाएगी, आपको हर टॉपिक को 360 डिग्री के एंगल से पढ़ाया जाएगा, ताकि कोई भी एमसीक्यू आ जाए, किसी भी तरह का एमसीक्यू आ जाए तो आप लोग वो कर सकें। तो कोई भी एमसीक्यू आ जाए, किसी भी तरह का एमसीक्यू हो, आप लोग कर सकें। तो इसलिए आपको 360 डिग्री के एंगल से वो चीज़ें समझाई जाएंगी। तो अब मैं आपको एक डेमो टेस्ट भी दिखा देता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, मैं उसे ओपन कर लूँ लिंक को। 1 मिनट दें बस, मैं वो ओपन कर लूँ लिंक को, आपको सेंड करता हूँ। और गूगल फॉर्म्स के ऊपर ही टेस्ट बना के मैं टेस्ट कंडक्ट करता हूँ। ठीक है, और अब इस टेस्ट का एक लिंक भी मैं आपको सेंड करता हूँ। ठीक है, ये डिफरेंट टेस्ट जो हैं डेली बेसिस के ऊपर आपके लिए जाएंगे, और ये नए टेस्ट होंगे, जो भी मैं आपसे लूँगा पुराने नहीं होंगे। तो आपको जो है एक, मैं किसी भी टेस्ट का एक लिंक सेंड कर देता हूँ यहाँ से।
तो अभी मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ एक, ताकि आपको आइडिया हो जाए टेस्ट का, और रिज़ल्ट आपको फ़ौरन पता चल जाएगा, इसमें डिले नहीं होगा रिज़ल्ट के अंदर। ठीक है, ये आप लोग टेस्ट करके देखिएगा अभी, तो इसके अंदर डिले बिल्कुल भी नहीं होगा रिज़ल्ट के अंदर। तो जो रिज़ल्ट होगा टेस्ट का वो आपको फ़ौरन पता चलेगा, जो भी आपके मार्क्स वगैरह बनेंगे वो आपको फ़ौरन पता चलेंगे, कोई भी डिले जो होगा उसमें नहीं होगा टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो टेस्ट के अंदर कोई भी डिले नहीं होगा। और ये आप डेट्स भी देख सकते हैं कि ये जनवरी के टेस्ट आ गए, ठीक है, दिसंबर के आ गए, दिसंबर के बाद ये नवंबर के स्टार्ट हो गए हैं, अक्टूबर के आ गए हैं, ठीक है, सितंबर के, और ये आगे अगस्त के, अगस्त में अकेडमी स्टार्ट हुई थी। तो अगस्त से लेके आपको हर माह के ये टेस्ट मिल जाएंगे, जो डेली बेसिस के ऊपर मैं टेस्ट लेता हूँ। और इंशाल्लाह रेगुलरली क्लासेस होंगी, रेगुलरली टेस्ट होंगे, और आपकी जो तैयारी है वो एक माह का तो सेशन है, तो एक माह के बाद भी मैं टेस्ट मजीद लूँगा। इवन कि अभी भी जो मेरा बैच 1 और बैच 2 जो 17 अगस्त को मैंने स्टार्ट किए थे, वो भी अभी भी मेरे साथ जो है वो इन कॉन्टैक्ट हैं, उनके अभी भी मैं टेस्ट कंडक्ट करने वाला हूँ दोबारा। यानी एक तो मैंने मार्च में लिए थे, दोबारा मैंने लेने हैं टेस्ट। तो जो भी मेरे बैच ज्वाइन कर लेता है स्टूडेंट्स, वो ये नहीं होता कि बैच ख़त्म हो गया है तो स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। तो स्टूडेंट्स को आगे तक जब तक के टेस्ट नहीं होते, जिस तरह पीपीएससी ने टेस्ट नहीं ले रहे, तो मैं अपने पिछले बैचेस के टेस्ट ले रहा हूँ ताकि उन्हें रिवाइज रहे। तो आप लोगों के भी ये नहीं कि मई के अंदर जो है वो 19 मई को या 18 मई को अगर आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो जाती हैं तो आपके जो है टेस्ट नहीं होंगे, उसके बाद भी आपके टेस्ट होते रहेंगे, ताकि आपकी मज़ीद अच्छी से अच्छी तैयारी हो। और सेकंड थिंग ये कि 1 मंथ का मैंने पीरियड लिखा हुआ है, अगर मैं समझता हुआ कि मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया और कुछ चीज़ें रहती हैं, तो ये आपके 5-10 दिन जो है वो एक्सटेंड भी हो सकता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, मैंने मेरा वो टारगेट है कि वो मैंने 1 मंथ में करवाना है। अगर मैं उसे अचीव नहीं कर पाता, अच्छी तरह मैंने करवाना है, अगर मैं उसे अच्छी तरह नहीं करवा पाता, नहीं अचीव कर पाता, तो मैं उसे एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, उसे 1 वीक, 10 दिन, ठीक है, उसे मैं एक्सटेंशन भी दे सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये मिनिमम 1 मंथ है, ये मिनिमम 1 मंथ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये मैक्सिमम 1 मंथ है। ठीक है, ये मिनिमम 1 मंथ है। ईद वेकेशंस होंगी, 3 ईद वेकेशंस होंगी, जितनी ईद वेकेशंस होंगी उतने एक्स्ट्रा दिन लेक्चर होगा। ठीक है, जितनी ईद वेकेशंस होगी, 3 ईद वेकेशंस होंगी, चांद रात को भी ईद वेकेशन होगी। ठीक है, ईद के अगले 2, ईद का पहला दिन, दूसरा दिन भी ईद वेकेशन होगी, वो दिन आपके सेशन में काउंट नहीं होंगे। ईद की छुट्टियां आपके सेशन में काउंट नहीं होंगी। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है ये मेरा नोट डाउन कर लें। जो लोग इंटरेस्टिंग हैं, 11 सीट्स हैं, और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर ले, अदरवाइज सीट्स मेरे पास पहले ही कम है। ठीक है, इंशाल्लाह ये मेरी गारंटी है कि, और आप लोग मेरे पिछले बैच का फीडबैक जो है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अगर किसी को मेरे पढ़ाने या क्वालिटी के ऊपर शक हो तो भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मेरा अब यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने लास्ट बैच का फीडबैक लिया है। ठीक है, लास्ट बैच जो मेरा था उसका फीडबैक मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है, वो वीडियो का लिंक जो है वो भी आपको मिल जाएगा। क्लास की रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेगी, क्लास की रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेगी। ठीक है, यूट्यूब का भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 1 मिनट दें मुझे, मैं यूट्यूब का चैनल भी आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट मैं ओपन कर लूँ, यूट्यूब का चैनल भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। यूट्यूब का चैनल, 19 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है। 19 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रही है। जो लास्ट डेमो क्लास थी उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है, ये फीडबैक जो मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट्स का है ये भी पड़ा हुआ है। ठीक है, इससे पहले जो मैंने सेशंस वगैरह जो मतलब वैसे मैं करता रहा हूँ, ये बैच 4 का भी फीडबैक मैंने रखा हुआ है, सॉरी डेमो क्लास रखी हुई है। और ये CSS का भी मेरा जो सेमिनार था, ठीक है, वो भी यहाँ पे होगा, वीडियोस के अंदर आप देखें, वीडियोस के ऊपर आप क्लिक करें तो जो सबसे पहली वीडियो है वो CSS का सेमिनार। अगर आप में से कोई CSS में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो देख सकता है। 19 अप्रैल के बाद कब होगा? 19 अप्रैल के बाद मैं, जब मैंने 19 इसका मैंने ये 1 पेपर के सेशन के बाद CSS के 3 ऑप्शनल्स पढ़ाने हैं।
यूरोपियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, जेंडर स्टडीज और क्रिमिनोलॉजी 4 पढ़ाने हैं। उसके बाद फिर मैं 1 पेपर का करूँगा। तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे श्योरिटी नहीं है, मुझे पक्का अभी कोई कंफर्म नहीं है कि मैं कब 1 पेपर का करूँ। तो 19 के बाद मुझे नहीं पता कि मैं कब करूँ। 19 का मैंने क्यों रखा, मेरे कोई 15-16 स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर ईद के बाद टेस्ट हैं, तो आप ईद से पहले सेशन रख लें, क्योंकि मैंने रमज़ान में सेशन नहीं था रखना। तो स्टूडेंट्स के कहने के ऊपर ये मैंने सेशन रखा, और इसीलिए जो मेरी सीट्स थी वो भी पहले ही जो है ना फिल हो गई। ठीक है, तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा कि ईद के बाद जो है वो टेस्ट होंगे, इसलिए मैंने रखा। वरना तो मेरा CSS का भी जो सेशन था वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CSS की तो मेरे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट्स आते हैं वो 1 पेपर से ज़्यादा होते हैं, और उसकी फ़ी भी 1 पेपर से बहुत ज़्यादा है। तो मेरे लिए तो ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो CSS का होता है। तो 1 पेपर जो होता है, अब मैंने क्यों CSS का सेशन बाद में रखना है, ताकि जो 1 पेपर का ये सेशन है ये डिस्टर्ब ना हो। तो ये जब मैं कवर करवा लूँगा 1 पेपर का, उसके बाद फिर मैं CSS के ऑप्शनल्स का रखूँगा, ताकि दोनों जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो, ना CSS वाले ना आप लोग। तो आप लोग जो हैं यहाँ से ये पिछले स्टूडेंट्स का फीडबैक देख सकते हैं। इसके अलावा 17 अगस्त से लेके, मैं आपको दिखाता हूँ पेज, ठीक है, गूगल लाइसिम का पेज है। तो 17 अगस्त से लेके जो फीडबैक हैं डिफरेंट लेक्चर्स के, वो इस पेज के ऊपर मेरे स्टूडेंट्स ने दिए हुए हैं। ठीक है, आज की डेट से पहले पहले कि आप जितने भी फीडबैक्स हुए वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे स्टूडेंट्स ने 17 अगस्त से लेके, ठीक है, अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए उन सब के फीडबैक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये यूट्यूब की वीडियो है, यहाँ पे उन्होंने बोल के दिया हुआ जो पिछला बैच था MOD का, और उसके अंदर जो PPSC और FPSC वाले स्टूडेंट्स भी थे जो MCQs वगैरह की भी तैयारी कर रहे थे, CSS की उधर उधर, वो लोग भी थे इस बैच के अंदर। तो इंशाल्लाह जो मेरी कमिटमेंट होगी वो पूरी होगी। ठीक है, और टेस्ट रेगुलरली होंगे, और आप लोग एक डिफरेंस फील करेंगे। ठीक है, बाकी एकेडमीज़ की तरह ये नहीं होगा कि आपको सिर्फ किताब बता दी जाएगी, या जो आजकल फेसबुक के ऊपर होता है जी 100 रुपया दें, 150 रुपया दें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, हम आपको पास्ट पेपर्स करवाते हैं। उन पास्ट पेपर्स को अकेले करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप PPSC के 2020 के पेपर्स उठा के देख लें, इम्तियाज़ शाहिद अब नहीं आता पेपर्स के अंदर। जो इम्तियाज़ शाहिद के पास पेपर्स हैं, PPSC ने अपना डाटा बैंक जो है उसे अपडेट कर लिया है। अब उन्होंने मजीद अपडेट करना है, क्योंकि पेपर चोरी स्कैंडल के बाद इजी पैसा नंबर बता दूं मैं, इजी पैसा नंबर मैं सेंड करने लगा हूँ 0340553296। ठीक है, उसामा रियाज के नाम से अकाउंट होगा। 0300421926 के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, आप लोग मैसेज करें, ताकि आप लोग जब फ़ी सबमिट करवाएं तो उसके बाद मुझे आप फ़ौरन बता सकें, और मैं आपको फ़ौरन ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँ। तो इजी पैसा नंबर तो भी मैंने आपको सेंड किया, 034045532296, ये है इजी पैसा नंबर। ठीक है, जैज़ कैश की लिमिट ख़त्म हो चुकी है मेरी, इसलिए उसका मैंने आपको नंबर नहीं दिया जैज़ कैश का, वो अलहदा नंबर है। 0300421926 जो है, इसके ऊपर आप मैसेज करके अपनी सीट को रिज़र्व करवाएं, ताकि आपकी जो फ़ी है अगर कल भी आ जाए, आप लोगों के लिए मैं ऑफर देता हूं कि आप लोग कल तक डिस्काउंटेड फी सबमिट करवा सकते हैं। कल तक आप लोग 2000, क्योंकि आप लोगों को लेट पता चला है, तो कल तक आप लोग जो हैं वो 2000 सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, देखिए टेस्ट जो है वो सीट्स आने के बाद ही होगा, लेकिन क्या आप लोग उन 3 हफ्तों के अंदर तैयारी कर लेंगे? अगर ईद के बाद न्यू एडवर्टाइजमेंट आती है और 2 या 3 हफ्ते के बाद टेस्ट ले लेता है PPSC, तो आप समझते हैं कि आपकी 2-3 हफ्तों में तैयारी हो जाएगी। आप आज से तैयारी करें, बेशक आप मेरे पास सेशन ज्वाइन करें या ना करें, आप लोग आज से तैयारी करें। कंपटीशन बहुत ज़्यादा सख्त है। ठीक है, 20 सीटों के ऊपर 20-20, 25-25 हज़ार कैंडिडेट होता है। आप लोगों को ये सेशन के अंदर मैं 360 डिग्री के एंगल से क्यों पढ़ाना है, ताकि आप 80+ जो है वो स्कोर कर सकें। ठीक है, इस सेशन का आपको फायदा ही क्या, मतलब फायदा तभी है ना जब आप लोग प्रॉपरली हर चीज़ को कवर करें, आपके 80+ आए।
तो आप लोग जो हैं अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, ये सेशन लें या ना लें। अगर आप लोग अपने तौर पे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग अपने तौर पे पढ़ लें, ठीक है। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को आज से स्टार्ट करें, एडवर्टाइजमेंट्स का वेट करना छोड़ दें। एडवर्टाइजमेंट्स का अगर आपने देखना है तो आप अपकमिंग जॉब्स में जाके पीपीएससी में चेक कर सकते हैं, और जो जनरल सीट की जॉब्स होती हैं वो आती रहती हैं। जो स्टूडेंट्स मार खाते हैं वो इसलिए खाते हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट के आने के बाद तैयारी स्टार्ट करते हैं। जो लोग कामयाब होते हैं वो क्यों कामयाब होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये सीटें पहले आ चुकी हैं, ये दोबारा आ सकती हैं। वो अपनी तैयारी जनरल सीट के हवाले से 100% रखते हैं और प्रोफेशनल सीट को भी साथ साथ कवर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है एग्रीकल्चर का, उसकी एग्रीकल्चर में डिग्री है, तो वो क्या करेगा कि वो जनरल सीट की भी तैयारी करेगा, वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को भी साथ साथ करेगा, ठीक है, ताकि कल को जनरल सीट आए या एग्रीकल्चर की आए तो वो दे। सीट्स तो भी आई हैं अरूज फातिमा, सीट्स तो भी आ रही हैं, लेकिन अभी प्रोफेशनल सीट्स आई हैं। जो कल एडवर्टाइजमेंट आई है उसमें प्रोफेशनल सीट्स आई हैं, ठीक है। जनरल सीट्स आनी है, अभी अभी एडवर्टाइजमेंट्स आती रहेंगी, जनरल सीट्स आती रहनी है, ये रुकेगा नहीं सिलसिला, ठीक है, सीट्स का। तो सीट्स नहीं रुकेंगी, सीट्स आती रहेंगी, ठीक है। तो सीट्स की आपने परेशान नहीं होना, सीट्स आती रहेंगी। अच्छा, अब किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब आप लोग जो है अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग अपने क्वेश्चंस को सेंड करें। सर ये जीके वन पेपर की तैयारी करेंगे और पीएमएस के जीके, देखिए ये जो सेशन है शयान, इसमें आपके जीके जो पीएमएस का जीके है उसकी भी तैयारी होगी, पीपीएससी की भी तैयारी होगी। मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ कि इस सेशन से आपको हर टेस्ट की तैयारी होगी। आप कल को सीएसएस के अंदर अप्लाई करते हो, पीएमएस में करते हो, एफपीएससी में करते हो, पीपीएससी में करते हो, हर टेस्ट में आपकी तैयारी होगी। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक्स तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस किस टेस्ट के अंदर काम आएगा, ये सीएसएस में काम कहाँ पे आएगा, किस सब्जेक्ट में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, पीएमएस में कहाँ पे आएगा, पीपीएससी जनरल सीट में किस तरह आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है, एफपीएससी जनरल सीट के लिए किस तरह हेल्पफुल होगा। एक प्रॉपर गाइड करूंगा मैं आपको, ठीक है। एक प्रॉपर गाइडलाइंस जो है मैं आपको दूंगा, ताकि आप लोग जो है वो, आपकी यूनिवर्सिटीज ने देखें आपसे इतने पैसे लिए हैं, आपको मिस गाइड किया है कि आपको डिग्रीज दे दी हैं लेकिन आपको आगे गाइड नहीं किया। जब आपको टाइम था, ठीक है, जब फल पक चुका था तब उसे तोड़ा नहीं गया और उसे प्रॉपरली गाइड नहीं किया गया। तो वो काम यहाँ पे नहीं होगा, गूगल लाइसियम आपको कंप्लीट गाइड करेगी। सर एग्रीकल्चर में प्लांट पैथोलॉजी की जॉब आती है और ये मेजर कैसा है? एग्रीकल्चर के अंदर प्लांट पैथोलॉजी की जॉब्स आती हैं जी, आती हैं, प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में आती हैं जी महरीन, प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में आती हैं प्लांट पैथोलॉजी की जॉब्स, ठीक है, आती हैं। लेकिन आप एग्रोनमी को ज़्यादा प्रेफर करो, एग्रोनमी की ज़्यादा सीट्स आती हैं। एग्रीकल्चर की फील्ड में जो गवर्नमेंट सेक्टर में एग्रोनमी की ज़्यादा सीट्स आती हैं। सर आप जी के अलावा एग्री इंजीनियरिंग के नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट। अच्छा, जो एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है उसकी तो मैं फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तैयारी करवाता हूँ, एग्रीकल्चर पोर्शन की। एग्री जॉब्स के नाम पे मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, उसके अंदर मैं सिर्फ एग्रीकल्चर पोर्शन की करवाता हूँ तैयारी। ये जो सेशन है ये जनरल नॉलेज का सेशन है, इसके मैं फी चार्जेस कर रहा हूँ। अदरवाइज एग्रीकल्चर में फ्री करता हूँ। इस नंबर पे आप मैसेज करें, जो लोग एग्रीकल्चर के ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं इस नंबर पे मैसेज करें, उन्हें मैं उस एग्रीकल्चर के ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अपना नाम लिख के सेशन ज्वाइन करना है तो सेशन ज्वाइन कर लें। एग्रीकल्चर के ग्रुप में जनरल नॉलेज नहीं होगा और जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं 1 मिनट ऊपर से क्वेश्चंस पढ़ लूं। आप लोग कल तक फी सबमिट करवा के डिस्काउंट ऑफर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। कल तक आप 2000 फी जो है सबमिट करवा के डिस्काउंट ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता था, इसलिए आप लोग कल तक ले सकते हैं, मंडे से नहीं होगा। मुझे तो आज पता चला, ऊपर से लाहौर से इंटरनेट नहीं चल रहा, वाईफाई चल रहा है जी, ठीक है अनिला, आप फिर करवा देना तभी, ठीक है, आप करवा देना। सर जी डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल और जनरल सीट, मैं आपको यही आगे समझा रहा था कि प्रोफेशनल सीट वो होगी जिसके ऊपर सिर्फ उसी डिग्री का बंदा अप्लाई कर सकता है। जनरल सीट वो होगी कि हर कोई उसके ऊपर अप्लाई कर सकता है, उसमें फिर डिग्री का कोई डिफरेंस नहीं आ जाएगा।
उसमें एग्रीकल्चर वाला भी अप्लाई कर सकता है, एमबीबीएस वाला भी कर सकता है, बीडीएस वाला भी कर सकता है। सर आप जीके के अलावा एग्री इंजीनियरिंग के नोट्स प्रोवाइड करेंगे वाटरमैन? जी मैं वो कर दूंगा एग्री इंजीनियरिंग के नोट्स आपको। सर 9 PM से 12 PM तक हम किसी एक चीज़ को पढ़ेंगे या डिवाइड करेंगे सब्जेक्ट वाइज? जी मैं सब्जेक्ट वाइज टाइम को डिवाइड करूंगा, आप बोर ना हो, ठीक है, इसलिए मैं डिफरेंट चीज़ें मिक्स करके आपको पढ़ाऊंगा, तो आप लोग बोर ना हो, इसलिए मैं आपको डिफरेंट चीज़ें मिक्स करके पढ़ाऊंगा। सर मैं एसीसीए का स्टूडेंट हूँ, अकाउंट्स एंड फाइनेंस को मेरे लिए कोई जॉब्स अवेलेबल हैं तो कोई सीट्स? देखें एसीसीए की जो जॉब्स हैं वो अभी आएंगी तो पता चलेगा। सर इजी पैसा करके 0300, जी बिल्कुल, आपने 0300 4 to 19263 के ऊपर मैसेज करके बताना है, ठीक है। जी फीमेल मेरे पास एग्रोनोमिस्ट हैं फीमेल्स, ठीक है। सर सेशन और एग्री ग्रुप सेम, जी आप कर सकते हैं। जी अरूज फातिमा आप दोनों चीज़ें सेम टाइम पे ज्वाइन कर सकती हैं। आप एग्री ग्रुप भी ज्वाइन कर सकती हैं और ये सेशन भी ज्वाइन कर सकती हैं। उस एग्री ग्रुप का इस सेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो एक सेपरेट है, वो मेरे जूनियर्स हैं। आप लोग जो एग्रीकल्चर से हैं इसलिए मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो तैयारी करवाता हूँ ताकि वो डिग्री के साथ ही वो तैयारी कर लें, ठीक है, एग्रीकल्चर पोर्शन की। जी जीके मैं कंप्लीट करवाऊंगा, पीएमएस का जो जीके होगा वो कंप्लीट करवाया जाएगा। तो शाजिया आप कल फीस जमा करवा दें और सेशन में आपको कर लूंगा इनरोल। अच्छा जो सीईओ का है ना लोकल गवर्नमेंट का, उसका मैं आपको बताता चलूँ कि अगर उसके अंदर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्शन है और दूसरा पोर्शन है 30%, वो नहीं मैं आपको करवाऊंगा। जो जनरल सीट का जो सिलेबस है जो 70% कवर करता है सीईओ के पेपर को, वो आपका 70% अच्छी तरह हो जाएगा। जो पटवारी की सिलेक्शन का मेथड है ना वो एसी एसी के ऑफिस से आपको पता चलेगा। टाइम क्या है? टाइम जो है एक टाइम अवेलेबल है रात 9 बजे का, जब मैं आपको खुद इस बोल के पढ़ाऊंगा, ठीक है, और एक टाइम अवेलेबल है दोपहर 2 बजे का। जी ठीक है, ये 0300 4 to 19263 के ऊपर आप मैसेज कर दें आप लोग, ठीक है। जी मुझे आइडिया है उसका, टाइपिंग का टेस्ट होगा आपका पटवारी के लिए, ठीक है। जी वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो आपको नहीं मैं पढ़ाऊंगा। जी 1 मंथ में हो जाएगा कंप्लीट। जी अनिला 1 मंथ में हो जाएगा, ये 1 मंथ के अंदर हो जाएगा आपका। अगर 1 मंथ में ना हुआ तो 2 मंथ्स के अंदर हो जाएगा। जी बिल्कुल तहसीलदार का ये कवर हो जाएगा, जो जीना जमील ये आपका कवर हो जाएगा। नहीं रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी, लेक्चर्स की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो लेक्चर्स की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगी, ये मैं पहले क्लियर कर दूं कि लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी। जो मेरे लेक्चर्स होंगे उनकी आपको स्लाइड्स वगैरह नहीं मिलेंगी, वो आप लोग वो स्क्रीनशॉट ले लेना, वो जो मर्जी कर लेना, वो आपकी मर्जी है। नहीं एक्स्ट्रा टाइम के लिए कोई सेपरेट चार्जेस नहीं होंगे। अगर मैं एक हफ्ता बढ़ाऊँ 10 दिन बढ़ाऊँ सेशन को, उसके कोई चार्जेस मैं नहीं लूँगा, ठीक है। मैं जितना मर्जी सेशन को एक्सटेंड करूँ, यानी मैंने 1 माह से ज़्यादा 1 दिन पढ़ाऊँ 2 दिन पढ़ाऊँ हफ्ता पढ़ाऊँ, 1 रुपया भी आपसे एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी। मेरी सर्विसेज अगर बढ़ जाती हैं, मैं ज़्यादा चीज़ें आपसे करवाता हूँ, मैं आपको अगर कल को मैं आपको कहूँ कि मैं आपसे मॉक टेस्ट भी लूँगा तो मैं 1 रुपया भी आपसे इजाफी नहीं लूँगा, ठीक है। 1 रुपया भी आपसे एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा, इस फी के अलावा आपसे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। एमओडी का जो पेपर है ये ईद के बाद ही होगा, अब जाके तहसीलदार का भी ईद के बाद ही होना है पेपर, ठीक है। देखें ये जो नंबर है ना इसके ऊपर आपने कांटेक्ट करना है, जो अपनी सीट आपने रिजर्व करवानी है, फीस सेंड करने के बाद आपने बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप इजी पैसा के नंबर को भी छोड़ें, इस नंबर के ऊपर अपना नाम लिख के मुझे मैसेज करें। इस ये नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर इस नंबर के ऊपर अपना नाम लिख के मैसेज करें। मैं आपको कंप्लीट डिटेल सेंड करता हूं आपको के फी मेथड तीनों के दोनों के दोनों फी मेथड मैं आपको बता दूंगा। इस नंबर के ऊपर आपने फिर अपना जब फीस जमा करवा लेंगे कल, आप 2000 आप कल तक करवा सकते हैं। जब आप करवा लेंगे तो आपने फिर मुझे बता देना,
ठीक है, आपने फिर मुझे बता देना इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके, और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको ऐड कर लूँगा, आपने इसी नंबर के ऊपर बताना है मुझे। कोई और क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, जिसने लीव करना है वो लीव कर सकता है, जिसका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है? जिसने क्वेश्चन पूछना है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उन सब के आंसर दूंगा, ताकि किसी के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी टेस्ट के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से, उसकी क्लियर हो। अगर आपने अपनी डिग्री से रेलिवेंट कुछ पूछना है या कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी मसला हो, कुछ भी पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होके जाना यहाँ से। कोई भी अगर समझ नहीं आई मैं रिपीट कर देता हूँ। किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, नहीं पता चला, मैं चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ, लेकिन आप लोग जो हैं वो क्लियर होके जाएँ। डेली 8 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे विद इन नहीं, डेली 8 सब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़े जा सकते। ये तो पॉसिबल ही नहीं कि डेली 8 सब्जेक्ट्स पढ़ें। हम डेली 2 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। सर इंजीनियर जी बिल्कुल, इंजीनियर जो हैं वो जनरल सीट के जो पीपीएससी के टेस्ट होते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है? जो होंगे इंजीनियर्स वो जनरल सीट के दे सकते हैं। बुक्स का जो नोट्स हैं उसके मैं आपको बता दूं, दो तरह के नोट्स होंगे। एक वो नोट्स होंगे जो मैं आपके बुक से दूंगा, एक वो नोट्स होंगे कि जिन टॉपिक्स के नोट्स जो हैं वो बुक्स के अंदर ठीक तरह से अवेलेबल नहीं है, तो वो फिर मैं खुद ही कॉपी पेस्ट करके आपको दूंगा, ठीक है? तो खुद भी कॉपी पेस्ट करके आप लोगों को दूंगा मैं। सर जी केमिस्ट्री के पीपीएस एग्जाम के लिए जो सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स बता दें अगर आप जानते हैं। मेरे पास जो केमिस्ट्री से रेलिवेंट कुछ बुक्स पढ़ी थी वो मैं देख लूँगा, ठीक है? वो अगर पढ़ी हुई तो मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि जो लेक्चरर केमिस्ट्री के मेरे पास पहले स्टूडेंट्स थे तो तब काफ़ी ज़्यादा डाटा मेरे पास इकट्ठा हुआ था। मेरे पास लेक्चरर केमिस्ट्री के हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स थे, तो डाटा इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया था उन सब्जेक्ट्स का कि वो समझ ही नहीं आई कि उसे मैं हैंडल ही नहीं कर सका। जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स का डाटा था, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, इंग्लिश का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, होम इकोनॉमिक्स का। सॉरी, आप लोग फिर लेक्चर्स नहीं लेंगे। टेक्सटाइल और फैशन डिज़ाइन, ग्राफिक आर्ट्स स्टूडेंट भी फेल करते हैं जनरल जी बिल्कुल। जो फैशन डिज़ाइनिंग वाले हैं, जो ग्राफिक आर्ट्स वाले हैं, वो भी जनरल सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल सीट के लिए हर डिग्री एलिजिबल है, हर डिग्री एलिजिबल है जनरल सीट के लिए, ठीक है? जनरल सीट के लिए हर डिग्री एलिजिबल है, ठीक है? जनरल बासित, आपने क्लास कितने बजे ज्वाइन की है? आपने ये क्लास कितने बजे ज्वाइन की है? मैंने ये कोई काफ़ी देर पहले ही मैं पूरी की पूरी बता चुका हूँ सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है? 9 बजे ज्वाइन किया है। तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाऊंगा, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? आप जो बात कर रहे हैं वो मैं सिर्फ सेशन में बताऊंगा, मैं इस तरह डेमो क्लास में नहीं बता सकता ही हर चीज़। जनरल सीट्स किसी डिपार्टमेंट, जनरल सीट्स जो होती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होती हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में होती हैं, और ये तकरीबन हर डिपार्टमेंट में होती है जनरल सीट। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जनरल सीट्स आती हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी जनरल सीट्स होती हैं। ये कितनी होती हैं जनरल सीट्स? ये जनरल सीट्स होती हैं, डिपेंड करता है कि कितनी आई हैं, ठीक है? जिस तरह डिप्टी अकाउंटेंट की जनरल सीट्स आई थी वो 128 आ गई थी, तहसीलदार की जनरल सीट्स आई थी वो 58 थी या 55 के राउंड अबाउट थी, ठीक है? इसी तरह जनरल सीट्स आई थी असिस्टेंट एसएनजीएडी की, वो 64 थी। जनरल सीट एक भी आ जाती है, वो हंड्रेड्स में भी होती है, वो सिक्सटीज़ में भी होती है, 50। तो ये तो डिपेंड करता है कि उस डिपार्टमेंट ने कितनी सीट्स अनाउंस की हैं। अच्छा, पीपीएससी के चांसेस का मैं आपको क्लियर करता चलूँ। पीपीएससी जो वन पेपर है ना, इसमें आप समझेंगे अनलिमिटेड चांसेस हैं। वो अनलिमिटेड चांसेस किस तरह है कि आपका जो एक चांस है ना, वो हर जॉब का आपके तीन तीन चांसेस हैं आपके पास। पहली चीज़ है कि हर जॉब के आपके पास तीन तीन चांसेस हैं। असिस्टेंट के 3 चांस हैं, सब इंस्पेक्टर के 3 चांस हैं, तहसीलदार के 3 चांस हैं, लेक्चरर के 3 चांस हैं आपके पास, ठीक है? आपके पास हर जॉब के 3-3 चांस हैं आपके पास। और ये चांस काउंट कब होगा? जब आपके 100 में से 40 से कम मार्क्स आएँगे, तब आपका जाके एक चांस काउंट होगा। आप 10 टेस्ट दे लें उस जॉब के, अगर आपके 40 में से ज़्यादा मार्क्स आ गए रिटर्न में, तो आपका चांस काउंट ही नहीं होगा। आपका चांस तब काउंट होता है कि जब आप उसमें फेल करते हैं, 40% से कम लेते हैं, ठीक है? आपका इंटरव्यू का मेरिट बने या ना बने, आपका चांस कब तब काउंट होगा। आपकी एज जो है ना वो खत्म हो जाती है, आपके चांस नहीं खत्म होते।
तो पीपीएससी में आपने चांस की टेंशन नहीं लेनी, चांस की परेशानी नहीं लेनी, चांसेस आपके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। जी ठीक है, वो मैं आपको बता दिया करूँगा। जी बस तली वो आपको मैं बता दिया करूँगा। ठीक है, लेक्चर से पहले वो आपको मैं बता दिया करूँगा कि कल जो है इस टॉपिक का जो है लेक्चर होगा। ठीक है? सर पीपीएससी में कितने चांसेस होते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। जी ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। और अब जो फीमेल्स हैं वो परेशान ना हो, अब जो सीट्स आती हैं ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि आप देखते हैं कि सीएसएस जो सीएसपीज हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा जो हैं वो फीमेल्स हैं। तो अब फीमेल्स के लिए हर डिपार्टमेंट जो है एक अच्छा डिपार्टमेंट बन गया है। अब वो वाले मसले नहीं रहे जो पहले मसले थे ख़वातीन के लिए। जी वो आपने सिर्फ टीचिंग में जॉब करनी है, कोई और जॉब नहीं कर सकती। अब फीमेल की जो तादाद है, जो वीमेन की जो स्ट्रेंथ है हर डिपार्टमेंट में, वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो अब पूरी की पूरी जो है ना वो कंपनीज बन गई हैं, प्लाटून्स बन गई हैं कि हर डिपार्टमेंट में 20-20, 10-10, 15-15 खवातीन होती हैं। तो वो मसले नहीं रहते जो पहले थे कि एक एक इक्का दुक्का खवातीन जो थी हर डिपार्टमेंट में होती थी, तो फिर जो वो एक इनसिक्योरिटी फील करती थी। अब उतनी इनसिक्योरिटी नहीं रही। अब जो है वो थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज हो गई है डिपार्टमेंट्स की। और अब क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ गई है वीमेन की, वीमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब जो वीमेन हैं वो हर सीट के लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकती हैं। और हर सीट के ऊपर उन्हें प्रोटेक्शन भी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। आपको कोई हरास नहीं कर सकता। ठीक है, हरासमेंट के ऊपर भी क्लियर है गवर्नमेंट की। अगर आपको कोई कुलीग करता है तो आप लोग बेफिक्र हो के लेक्चरर के टीचिंग के अलावा भी जनरल सीट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सी एस एस पी एम एस हर सीट के लिए जा सकते हैं। बॉटनी से रिलेटेड जो बुक्स हैं ना अरूज फातिमा, वो मैं ढूंढूंगा और ढूंढने के बाद ही मैं सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको नहीं बता सकता। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पिछले लेक्चरर के, उनका भी मैंने एक सेपरेट ग्रुप बनाना है हर सब्जेक्ट का, ताकि जो नए भी ऐड हों ताकि वो मिल के अपने अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो बॉटनी जोलॉजी की तैयारी जो इकट्ठे कर सकें। सर क्लास को कितने लोग ज्वाइन करेंगे एक टाइम में? क्लास को जो है कितने लोग ज्वाइन करेंगे ये तो आपको मंडे को पता चलेगा। मेरे बैच 1 के अंदर 228 लोग थे, बैच 2 के अंदर 216 लोग थे। ठीक है, बैच 3 जो था, जो तहसीलदार का था, उसके अंदर 118 थे, सब इंस्पेक्टर के अंदर ही इतनी स्ट्रेंथ थी। तो अभी तक जो मेरे डिफरेंट बैचेज हैं उसमें 850 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो इनरोल कर चुके हैं। अब इशू ये है कि टेस्ट हुए नहीं, तहसीलदार का टेस्ट नहीं हुआ, असिस्टेंट एसएनजीएडी का टेस्ट नहीं हुआ। तो इसलिए मेरा उतनी रेशो से रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि वो लोग सारे असिस्टेंट एसएनजीएडी वाले थे, तहसीलदार वाले थे, नायब तहसीलदार वाले थे ज़्यादा। तो सब इंस्पेक्टर का टेस्ट भी नहीं हुआ। तो जो लेक्चरार के टेस्ट हुए हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 30 प्लस स्टूडेंट्स के टेस्ट क्लियर हुए हैं डिफरेंट के। और जो केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली जो मेरा एक स्टूडेंट है मेल, वो उसका केमिस्ट्री का टेस्ट क्यों क्लियर हुआ कि उसके केमिस्ट्री के अंदर 20 में से 17 जीके में आए हैं। और वो कहता है कि ये जीके के अंदर मुझे ना आते होते तो केमिस्ट्री में तो मैं वैसे ही फेल था। ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर जिस तरह का आया था वो उसके मुताबिक उसने कहा कि मुझे जीके ने बचाया। तो जीके ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ये लेक्चरर के एग्जाम में। आप होम इकोनॉमिक्स के लेक्चरर का देखें कि जितनी सीट्स थी उससे कम लोग पास हुए हैं टेस्ट। अगर उन लोगों ने जीके अच्छा इस तरह किया होता, 15-16 मार्क्स उनके 20 में से जीके में से आ जाते, तो अपने सब्जेक्ट में से 80 में से अगर 30-35 भी ठीक होते तो उनका टेस्ट क्लियर हो जाना था। आप किस जॉब की प्रिपरेशन के लिए कवर करेंगे, फोकस करेंगे? देखिए मैं आपको वो सारी चीज़ें करवाऊंगा, वो सारी चीज़ें करवाऊंगा जो आपकी हर जॉब के अंदर काम आए। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं कि जो आपकी हर जॉब को टैकल करती हैं। ये एक जॉब के नाम वो अकेडमीज होती हैं कि आओ बच्चों आपको सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें करवाएं, अगली दफ़ा आपको तहसीलदार के नाम पे वही चीज़ें पढ़ानी, उन्होंने वही चीज़ें हैं। वो बच्चों को लूटने का तरीका होता है कि आओ आपको अब तहसीलदार की तैयारी करवाएं, अब आपको इस चीज़ की तैयारी करवाएं। वो पहले क्यों नहीं बताते कि ये चीज़ जो है इस दिन आपके काम आनी है? बच्चा है उसे नहीं पता तहसीलदार का क्या सिलेबस होगा, क्या आएगा।
तो वो दोबारा वो अकेडमी ज्वाइन कर लेता है, 20-25 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार दोबारा दे देता है, ठीक है। वो बच्चा जिसे पता ही नहीं, जिसे गाइड ही नहीं किया जाता, वो दोबारा फ़ी क्यों पे करता है? वो इसलिए फ़ी पे करता है कि उसे अकेडमी के ऊपर यकीन होता है कि ये तहसीलदार का सिलेबस अलहदा होगा, अब ये मुझे डिफरेंट जो है वो पढ़ाएँगे, हालाँकि चीज़ें वही होंगी। इसलिए मैं आपको, जब ये सेशन होगा, मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा कि ये जनरल सीट के अंदर है, काम आएगा, ये सीएसएस के अंदर आएगा, पीएमएस जनरल्स के पेपर में ये चीज़ है, ठीक है? ताकि आप लोगों को पता हो कि जो आप लोग पढ़ रहे हो, ये आपके लिए कहाँ-कहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो ये जो चीज़ें आप लोग पढ़ोगे, वो आपके लिए कहाँ-कहाँ इम्पोर्टेंट होंगी, ये आपको पता होगा। क्लियर है सबको? अभी एक क्वेश्चन आया है कि असिस्टेंट एजुकेशन का पेपर कब होगा? जी सॉरी, मुझे नहीं पता, ये पीपीएससी आपको बताएगा। जीके पीएमएस के लिए कोई प्रेफरेबल बुक, तो प्रेफरेबल बुक एक नहीं है, जीके पीएमएस के लिए कहीं से भी आ सकता है वो। हाउ वी मेक और लेक्चर दैट इज कंटिन्यू नाउ। हाउ वी मेक और लेक्चर दैट इज कंटिन्यू नाउ। ये अस्सलाम वालेकुम, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ ही नहीं आई कि आप पूछ क्या रहे हैं। तो ये मेच्योरिटी का आप लेवल देख लें कि आप किस लेवल पे आके भी तो क्या जो है ना वो स्टूडेंट्स हरकतें करते हैं। तो खैर है, किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज जो है वो मैं मीटिंग को एंड करता हूँ, ठीक है। तो मीटिंग को मैं एंड करता हूँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अल्लाह हाफिज़। ये नंबर नोट कर लें, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दें जो लोग इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और जिसने ज्वाइन करना है वो कर सकता है। बाकी ये है कि आपके पैसे हराम नहीं जाएंगे, वो हिलाल होंगे, और इंशाल्लाह आपकी तमाम तैयारी होगी इसी सेशन में, ठीक है। और मैं आपसे पूछूंगा, सेशन से पहले आपकी एक्सपेक्टेशंस भी पूछूंगा, और सेशन के एंड पे भी पूछूंगा कि क्या मैंने वो पैसे जो हैं हिलाल किए हैं नहीं किए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लेक्चर नहीं होगा, जिस तरह ये आज लेक्चर हुआ है जूम के ऊपर, उसी तरह ही लेक्चर होगा। तो आपके जो पैसे हैं, ये एक टका भी जो है, एक पैसा भी जो है वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा, बिल्कुल भी वो वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस सेशन को बेफिक्र होकर ज्वाइन करें, ठीक है। ये मेरी गारंटी है कि आप लोग जो है वो पछताएंगे नहीं। फीडबैक मैं आपसे डेली बेसिस पे लूँगा, आप डेली बेसिस के ऊपर बता सकेंगे, अपना फीडबैक दे सकेंगे, ठीक है। डेली बेसिस के ऊपर आप लोग बता सकेंगे कि ठीक है, मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी स्टूडेंट से जो है वो मैं डेली बेसिस के ऊपर चेक करता हूँ कि क्या मेरा स्टैंडर्ड मेंटेन है या नहीं है, ठीक है। तो डेली बेसिस के ऊपर मैं फीडबैक क्यों लेता हूँ? वो इसीलिए लेता हूँ ताकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता चल सके कि मेरे स्टूडेंट्स को लेक्चर किस तरह का लगा है, ठीक है, उन्हें पसंद आया नहीं आया। और ये चीज़ें मैं मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं। तो अकेडमीज़ बड़े लूटती हैं, ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम में बहुत फ्रॉड है, ये भी मुझे पता है, आप लोगों ने भी, कुछ लोगों ने फील किया होगा, कुछ लोगों के साथ हुआ होगा। और लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि गूगल लाइसियम को आप देख लें, ठीक है, पेज विजिट कर लें। आपको मैंने टेस्ट का सैंपल भी दिया है, यूट्यूब चैनल जो है गूगल लाइसियम का, उसको भी आप देख लें। तो आपके जो पैसे हैं ना तो वो वेस्ट होंगे, ना आपका टाइम वेस्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम। पैसे तो इंसान जो है वो वापस भी कमा लेता है, लेकिन अगर टाइम इसका चला जाए, वो भी ये वाला टाइम कि जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ईद के बाद आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे, ठीक है, तो वो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम, ठीक है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इंशाल्लाह आपके जो पैसे हैं वो ज़ाया नहीं जाएंगे, ना ही आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा। और इंशाल्लाह आई होप कि आप लोग जो हैं वो इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई फ़ायदा होगा। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। तो ये नंबर आप जिसने नोट करना है